ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने बच्चों को फ्री ऑनलाइन पढ़ाने का ये कैंपेन करीब 2 हफ्ते पहले शुरू किया था और अब तक काफी क्वालिफाइड लोग बड़ी संख्या में इस मुहिम को अपना वक्त डोनेट कर रहे हैं। पापा ने मुझे एक ही चीज़ कही थी तब कि मैं बेटा डोनेशन नहीं दे सकता। जब मैं दिल्ली आई थी ना, वो जो हम यूपी में कहते हैं ना बिल्कुल टिपिकल बहन जी वाला, मैं बिल्कुल वो ही थी। तो मेरे भैया ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है। मैंने बोला मुझसे नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा आप क्राउड देख रहे हो भैया? तो भैया बोले एक चीज़ याद रखना, ये जितनी लड़कियां बैठी हैं ना, यहाँ से भी अपने कुत्ते का नाम पता होगा। तुम बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हो। बच्चों के पे कोई चीज़ थोपे ना, अगर वो अपने मन से कोई चीज़ कर भी लेंगे तो उसमें बेशक वो अच्छा करेंगे। मैंने कहा आपकी एक बात मान के मैं कुर्बान हो गई पापा, मैं रीइवैल्यूएट नहीं करती। मैं खुश हूँ अपने रिजल्ट से। परसेंटेज कहाँ मैटर करती? नहीं करती, बिल्कुल मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं। हम जान दे देते हैं उसे एक एक 2-2 नंबर के लिए। आज मेरे मैथ में 42 नंबर है। Who is asking me? कौन पूछ रहा है? उससे कौन पूछ रहा है? मैंने कहा हो जाएगा पापा, पेपर तो अच्छा हुआ है। और फाइनल कट ऑफ जब आई 0.25 से गया। I still remember Papa crying in LSR auditorium that you missed it. You think there are womanizers in media industry? बहुत सारे हैं। मुझे लगता है वो आवाज़ उठाना ना आपको ज़िंदगी में आनी चाहिए। किसी भी बच्चे की ना कैपेबिलिटी को आप बिना टेस्ट किए मत जज कीजिए। क्यों ना एक चीज़ ऐसी शुरू की जाए जहाँ पे किसी बच्चे को किसी के घर में अगर बताने वाला ना हो ना, गाइडेंस नहीं हो, तो इसलिए वो कुर्बान ना हो जाए। We outsource the knowledge to you. तो that was Delhi knowledge track. दिल्ली में है, हम सेंटर में हैं। यहाँ से नॉलेज आपके घरों तक जाएगी। तो आप प्लीज़ दिल्ली मत आइए। We will. तो that's our Delhi knowledge track. Keep yourself motivated. Be happy. कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, बट चलते आपको तब भी जाना है। बस रुकना नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज नवजोत सिंह एंड आई वेलकम यू टू एपिसोड 54 ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज। टुडे आई एम टेकिंग यू टू अ सिटी दैट हैज सीन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। Let me take you to the city that talks about the 1857 revolt. ये शहर जो 1925 की काकोरी कांड का भी एक साक्ष्य रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, और 1942 में लड़ी गई जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, उसमें भी इस शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, yes, I'm talking about Shahjahanpur. And the story that I have to tell to you today is a story of grit, a story of determination, and story of fighting through the odds. She has, set new benchmarks when it comes to digital media and has also been important contributor in knowledge revolution. With a humble beginning to 1.6 million followers and upwards of 270 million views. This story is about the founder of Delhi Knowledge Track. Yes, you guessed it right. Delhi Knowledge Track. It's a platform that brings to you information, unadulterated content, and a narrative which brings out the right perspective to the youth preparing for various competitions. Ladies and gentlemen, please welcome our today's guest, Priya Jindal ma'am. Welcome to the podcast. Thank you, Damshji. How are you, ma'am? I'm very good, you tell. So it's an absolute honor and privilege to have you on our podcast. Thank you. तो मैम हम आपके बचपन से शुरुआत करेंगे। लेट्स गो बैक टू शाहजहानपुर। तो कैसा था मैम आपका बचपन? मुझे लगता है हमारा बचपन बहुत ही अच्छा था। हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े। पापा 6 ब्रदर्स थे, ऑल लिव्ड इन द सेम हाउस।
तो दिन भर खेलना और पढ़ना, दैट वाज ओनली 2 थिंग्स जो मेमोरीज में आपको होता है ना, कि मम्मी ने मारा तो बचाने के लिए चाची है, दादी है, मतलब कजिन्स ऊपर नीचे दौड़ रहे हैं। तो एंड अच्छी बात यह है कि स्टिल वी हैव दैट हाउस, स्टिल मम्मी पापा उसी घर में रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मम्मी पापा को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, मेट्रोज में आ जाए, पर मैं आज भी कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा यहाँ शिफ्ट हो गए ना, तो उन यादों में नहीं जा पाएंगे दोबारा। और आज भी मैं घर जाती हूँ ना, तो उसी छत पे खड़े होके, वहीं जहाँ पतंगे उड़ाया करते थे, एवरीथिंग इज स्टिल द सेम, वही चाचा चाची, वही घर, सब कुछ वही। तो आपको कहीं हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं लगती, बस आप घर चले जाइए, अपनी मेमोरीज में आप वापस चले जाइए। वही हिल स्टेशन है, वही मेरे लिए हिल स्टेशन है। और मैं साल में एक दिन जरूर इंतजार करती हूँ कि घर जाऊँ और पापा के साथ उन्हीं सीढ़ियों में बैठ के पतंगों को देखूं जो हम बचपन में उड़ाया करते। तो आपको पतंग उड़ाने का काफी शौक था? वहाँ पर वही स्पोर्ट था हमारे लिए। मतलब छोटे शहरों में अब तब ना प्ले गेम्स होते थे ना कुछ। और आज भी मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात हमारे शहर की है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। पर अभी मैं 2 महीने पहले घर गई थी, स्टिल यहाँ 4 बजे नहीं, एवरीवन इज ऑन द टेरेस। आज भी पतंग, बसंत पंचमी हमें यहाँ पता ही नहीं चलती। और आज भी वो काटा है वाली जो चीज होती है ना, छत पे खड़े होकर हम अपनी पतंगों पे लिखा करते थे, जिसने हमारी पतंग लूटी वो ये है, वो ये है। तो मुझे भी याद है, हमारे बचपन में भी ऐसे होता था कि जब वो पतंग वगैरह कटती थी तो वो तेरी काट दी पतंग, या इस तरह से कुछ अपनी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में हम लिखते थे। वो लैंग्वेज अब मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता, बट यूज नहीं कर सकते, बट हम लिटरली लिखते थे कि तुमने हमारी पतंग लूटी तो ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है अभी भी, मैं पापा को इनफेक्ट अभी इस बार यही कह रही थी कि पापा देखिए चीजें बदल गई, पर आज भी वो शहर की वो जो पहचान है ना, आप मार्केट में जाओगे ना, अभी भी आपको पतंगों की दुकान मिलेंगी। अभी भी लोग पतंग खरीद के शाम को पतंग ही उड़ाते हैं, कोई एज ग्रुप का क्राइटेरिया भी नहीं है। 70 वाले भी पतंग उड़ा रहे हैं, 20 वाले भी पतंग उड़ा रहे हैं, एंड दैट्स अ स्पोर्ट वी हैव ग्रोन अप विद। तो पतंगबाजी के अलावा शाहजहांपुर को अगर आप डिफाइन करना चाहे, जो लोग शाहजहांपुर के बाहर से हैं ना, उनके बारे में मतलब आप क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके शहर की, जो उसकी खासियत को बयां करती हैं? मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम अगर आपको यूनिटी देखनी हो ना, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू, बट अगर 50% हिंदू है तो 44% मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। और हमारे क्लास की स्ट्रेंथ में मुझे लगता है 50 नहीं तो 60% हिंदू मुस्लिम वाला रेशियो रहा। तो और आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी भी, चाहे होली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, आज तक वहाँ पर आपको कभी डिस्प्यूट, रॉइट्स, वो वाली चीज कभी आपको देखने आपसी में एक प्यार मोहब्बत। हाँ, मतलब हम उसी तरह पले बढ़े हैं। तो हमारे बीच वो रिलीजन वाली जो एक लाइन जो हम खींच देते हैं ना, हमने वो नहीं देखा। और शायद वही उस शहर की ना सबसे खूबसूरत है। और आज भी एक ट्रेडिशन चला आ रहा है वहाँ पर कि होली पर एक नवाब निकलता है। ठीक है, नवाब इन द सेंस एक इंसान को भैंस वाली गाड़ी पे बिठाया जाता है। कौन सी गाड़ी पे? भैंस वाली, जो भैंस वाली। अच्छा, भैंस वाली। वो वहाँ का ट्रेडिशन है, आज से नहीं 100 सालों से चला आ रहा है। क्या है उसका? उसमें बहुत सिंपल है। उनका मानना है वो एक इंसान को उस पर बैठाते हैं एंड पूरी सिक्योरिटी फोर्स एंड एवरीथिंग इज गिवन टू दैट पर्सन, बैठाया जाता है। वो पूरे शहर के मेन इलाकों से निकलता है, प्रोसेशन निकलता है। एंड अभी भी हम उस पर आपको घर की वेस्ट चीजें थ्रो करनी होती हैं। हाँ, और वो आज भी चला आ रहा है। अब आपको क्या सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब थोड़ा बड़ा एक दिलचस्प ये वाकया मुझे लग रहा है, पहली बार सुन रहा हूँ कि होली पर घर की बुराई निकल गई। होली पे होता है ये, होली पे होता है। और पूरा शहर आप कहेंगे ना, पूरा सिक्योरिटी, क्योंकि अभी भी आप देखिए ना, कभी दंगे भड़क सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा कि अरे हम किसी इंसान पर ये सब चीजें थ्रो कर रहे हैं। एंड हम लोग बचपन में इकट्ठा करके रखते थे झाड़ू, ये सब, क्योंकि वो हमें तो कुछ उसमें कंटेनर बना के रखा होता था, इसमें फेंकना या ऐसे ही फेंकना? नहीं, वो जा रही है भैंस गाड़ी, बैठा हुआ है, वो आदमी को बाकायदा पुलिस फोर्स पकड़ी होती है कि उठ के दौड़ के भाग ना जाए। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम उसके ऊपर रंग भी डालते हैं, हम अपने घर के वेस्ट आइटम्स भी उसके ऊपर डालते हैं। वेस्ट आइटम मतलब ब्रूम, चप्पल, मतलब ये कहना है कि होली पे घर की सारी बुरी चीजें बाहर निकल गई। एंड दैट विल, तो वो चला आ रहा है, वो आज भी चला आ रहा है। तो अभी मुझे लग रहा था कि शायद अब खत्म हो गया होगा, तो मैं कल ही पढ़ रही थी कि डीएमएस विकिंग अरेंजमेंट्स की वो बहुत अच्छे से हो जाए। और वो इसीलिए नहीं खत्म किया जा रहा है कि वो शहर की यूनिकनेस, मतलब सुनने पहली बार, मतलब बड़ा दिलचस्प सा वाकया लग रहा है सुनने में भी। और जो ट्रेडिशन चलती आ रही है, तो उसको अभी तक खत्म ना किया गया है, और शायद उसको बचाने की भी कोशिश है, क्योंकि लोग कहते हैं इनसेंसिटिव है, ये है।
पर वो शहर की एक पहचान रही है, तो उसको आज भी कंटिन्यू किया मतलब जो जा रहा है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं वो कुछ कह सकते हैं कि दिस इज एनिमल हाँ, क्रुएल्टी की बिल्कुल, तरफ। आप पानी डाल रहे हैं इतना सारा रंग, और बहुत ऊंचा होता है, इट्स नॉट समथिंग, क्योंकि इतनी उसको ऊंचाई की जाती है कि अगर आप उस पर थ्रो करें तो उस पर जो लोग होते हैं वो भी आपके ऊपर थ्रो करते हैं, तो इट्स टू वे, इट्स नॉट जस्ट वन वे, ओके, ये गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक है, Okay. आप केवल उसको थोड़ा ना तो मार- चोट वगैरह भी तो लग सकती है इसमें। हाँ, तो हम लोग बचपन में मतलब कहते थे जैसे वो थ्रो करते थे तो हम पीछे छुप जाते थे, ओके ओके। तो वो अभी भी है। अब हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा उसको वो कर दिया, स्ट्रीमलाइन और कर दिया, पर हमारे टाइम इट वाज वेरी रॉ, वेरी रॉ। तो आपको क्या लगता है, जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं बट हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक नवाब एज यू सेड, तो वो सामंजस्य हम कैसे बिठाएं कि वक्त के साथ आगे भी बढ़े? अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एक ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, इनकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ती है, तो वो कैसे वो सामंजस्य बिठाया जाए, हम आगे बढ़े लेकिन अपने रूट्स को भी ना भूलें? मुझे लगता है ना कि ये एक बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक वो चीज़ हो सकती है। अब मुझे खराब लग सकता है कि मैंने जैसे कहा पापा को कि पापा इसे ख़त्म कर देना चाहिए, पर पापा बोले ख़त्म कैसे कर देना चाहिए, तुम उस शहर को उसी चीज़ से जानते हो, और अगर ख़त्म कर देने वाली चीज़ होती तो सरकार भी ये सोच सकती थी। और मुझे लगता है वो खूबसूरती है जो चली आ रही है। बस मुझे लगता है कि हम वो दीवार को ख़त्म कर दें। अब आज के टाइम पे ना हम बहुत हिंदू, बहुत मुस्लिम, हम कभी अपने रिलीजन को फ्लॉन्ट नहीं करते थे, आई एम प्राउड हिंदू। मुझे लगता है वो ट्रेंड हमने बढ़ा दिया। आपको लगता है वो वेयरिंग वंस रिलीजन ऑन स्लीव्स वो वाला मुझे नहीं, वो थोड़ा ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों दिखाना, ये आपकी मेरी पर्सनल रिलीजियस बिलीफ है। गांधी जी ने भी कहा है ना कि धर्म आपकी और भगवान के बीच की कॉन्वर्सेशन है। वो जब घर से बाहर निकलते हैं अपना धर्म घर में छोड़ के चाहिए, और एज अ ह्यूमन बीइंग आप बाहर। कोविड के टाइम तो हमने ये सब देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कब ब्लड मांगने से पहले ये पूछा था किसका खून? किसका ब्लड है? वो कहते हैं ना, खून बहे इंसान का, रंग सभी का लाल है, ना समझ पाएंगे, ये तो फितरत का सवाल। तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें, और हम बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में जी रहे हैं, तो मेरी डॉटर भी अब ग्रोन अप है, 14 इयर्स की हो जाएगी, तो मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज़ कही कि रिलीजन हो सकता है कि कोई तुम्हें कहे ये हो वो हो, बट ह्यूमैनिटी इज बिगर थिंग, रिलीजन इज सेकेंडरी टू मी। इंसानियत अगर है ना तो रिलीजन मैटर नहीं करता आपके अंदर, और मुझे वही अपब्रिंगिंग उसको देनी, धर्म सब कुछ अपनी जगह वो सीख जाएगी। दैट वैल्यू सिस्टम अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक ये हो तो एक समाज, एक बेहतर समाज की संरचना हम कर सकते हैं। तो मैम इसके अलावा जो नवाब की प्रैक्टिस के अलावा और क्या चीजें जो शाहजहानाबाद के बारे में कुछ? मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है आपका शहर। ये शहर मुझे लगता है छोटा सा शहर है, वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो आर्मी के ब्लैंकेट्स और वो बनाए जाते हैं। मुझे लगता है मेजर हब आपका वो है शाहजहांपुर में, बहुत मेजर वो है। आई थिंक जहांगीर एम्परर के टाइम पे इसकी शाहजहां ने 14 गांव दे दिए थे, तो उस तरह से एक शहर वो डेवलप हुआ और फ्रीडम फाइटर्स का शहर रहा है। हाँ, इसको कहा जाता है कि शहीदों की नगरी। शहीदों की नगरी जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो सारे फ्रीडम फाइटर्स की मूर्तियां हैं। पार्क के नाम भी शहीद पार्क है, शहीद उद्यान है। तो एवरीथिंग इज नेम्ड आफ्टर द फ्रीडम फाइटर्स। शहर की महक में ही कुछ एक देशभक्ति की भावना है। और इनफैक्ट कारगिल के जब वॉर हुई थी तो उसमें भी 2 लोग हमारे ही शहर के थे। तो वो ट्रेडिशन और वो लेगेसी, तो आप जब स्टेशन पे उतरेंगे और कदम रखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप शहीदों की नगरी में आए हैं। ऑल राइट। और इसके अलावा मैम आपकी पढ़ाई कैसे, कहाँ पे हुई और किस तरह का वो दौर था? मुझे लगता है कि मम्मी पापा ने एक चीज़ की बहुत अच्छी कोशिश की कि पढ़ाई में कभी कमी नहीं रहे। डिपेंडिंग कि पापा तब जमींदारी सिस्टम था, ठीक है, उस टाइम पर, तो हम बेसिकली वी वर फ्रॉम द जमींदार फैमिलीज। पर आपको भी पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद लैंड्स टेकन ओवर हो गई। और फिर क्या हुआ कि पहले पापा लोग हम थे तो फार्मिंग खुद ही करते वगैरह थे, पर बाद में सब पटके वाला सिस्टम शुरू हो गया। यू गिव योर लैंड टू समवन एल्स टू कल्टिवेट। क्या सिस्टम था? पटका सिस्टम। क्या, थोड़ा विस्तार से बताएं। पटका सिस्टम ये होता है कि आपकी लैंड है पर आपने किसी को उसे कल्टीवेट करने के लिए ही इज टेकिंग केयर ऑफ योर लैंड एज अ टेनेंट, एज अ ऑन लीज काइंड ऑफ। और फिर वो आपको फसल का जो पोर्शन वो आपको दे रहा है, कुछ वो रख रहा है। तो जब ये हुआ और हम लोग ग्रोइंग अप ईयर्स में थे तो पापा को लगा कि मतलब बच्चों की एजुकेशन फंड करने के लिए ही नीड मोर रिसोर्सेज। तो पापा ने जॉब स्टार्ट की। अब छोटे शहरों में जॉब के तो कोई ऑप्शंस थे भी नहीं,
तो मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी ने पापा से बहुत दिनों तक बात नहीं की थी, क्योंकि वो बहुत नाराज थी कि जॉब क्यों की? क्यों जॉब क्यों की? तुम Okay. जमींदार हो के तुम किसी की तुम नौकरी नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम अच्छा, कैसे नौकरी वो कर मतलब सकते पुराना वो उनका रसूख है हमारा तो। रसूख है कि हम जमींदार खानदान के हैं। आज भी हम जाते हैं खेत तो सब सेठ सेठ कहते हैं, और यू ब्रोक दिस ट्रेडिशन, तुमने नौकरी क्यों की? तो माय फादर सेड वेरी सिंपल थिंग कि मुझे कल्टीवेट तो करनी नहीं है लैंड, डे टू डे मॉनिटरिंग भी नहीं करनी है, right. तो मैं अपना यूथ खाली बैठ के कैसे वेस्ट कर सकता हूँ? और मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, और दोनों को मुझे पढ़ाना है, तो मुझे एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। तो मैं जॉब करूंगा। तो बहुत घर में इस चीज को लेके बहुत वो रहा, बट तो पापा कहाँ पे जॉब की उन्होंने? पापा ने वहीं पे एक ऑयल रिफाइनरी थी। अच्छा। तो पापा ने वहीं ऑयल रिफाइनरी में एज ए मैनेजर ज्वाइन किया। ओके। तो हम तो छोटे ही थे, तो हमें ये नहीं पता कि दादी क्यों नाराज है पापा से, हमें समझ भी नहीं थी। और मम्मी भी मीन टाइम हमेशा ऑलवेज सर्चिंग फॉर जॉब की, कोई टीचर की उन्हें जॉब मिल जाए। और मम्मी की पीएचडी इनकम्प्लीट रह गई थी शादी की वजह से। तो शादी जब मम्मी की हुई तो मम्मी वाज परस्यूइंग पीएचडी इन संस्कृत। तो मम्मी, जो इंसान खुद पीएचडी कर रहा हो उसकी पीएचडी छूट जाए किसी वजह से, तो मम्मी के दिल में वो कसक थी, वो टीस थी कि मेरी पीएचडी इनकम्प्लीट रह गई। और जॉइंट फैमिली सेटअप में शादी होके आ गई, तो बहुत सारे एम्बिशंस आपके कंप्लीट नहीं हो पाते। तो आपको क्या लगता है कि जैसे महिलाओं को, जनरली वुमेन को कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपना करियर को, मतलब क्या वो दौर अभी बदला है या किस तरह का रुझान है? मुझे लगता है ना कि बदला तो कुछ भी नहीं है, नहीं बदला है, नहीं बदला है। और बस अब ये हो गया है कि थोड़े लेडीज अब इंडिपेंडेंट और बोल्ड हो गई हैं। हमारी माँ शायद नहीं सोच सकती थी कि उस समय वो क्रांति लाती और कहती कि नहीं मैं पीएचडी करके ही रहूंगी, नो मैटर, भाई जॉइंट फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर लिया मम्मी ने। हाँ, पर मम्मी ने अच्छी बात क्या की, कॉम्प्रोमाइज जरूर कर लिया पर अपने एम्बिशन को खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने शायद सोचा होगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, तब करेंगी। तो मुझे लगता है कि बदला कुछ नहीं है। अब ये लेडी के ऊपर है कि वो, मतलब बड़ी मुश्किल स्थिति होती है, वो क्या क्या देख ले। अगर वो अपना पैशन परस्यू करने जाएगी तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा जज करने में कि शी इज अ बैड वाइफ एंड अ बैड मदर, है ना। घर में कोई रिलेटिव आया, वाइफ नहीं है, तो आपको बड़ा खराब लग रहा है, ये देखो वो तो है नहीं। तो बात है ना, वो कहाँ जाए वो। और एक बात हम ये भी नहीं भूल सकते कि एक दिन आता है जब पति की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में ऑक्यूपाइड है। जिन बच्चों के लिए उसने अपना कैरियर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वो बड़े हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? यू आर आउट ऑफ द सिस्टम। फिर वो आपको एंजाइटी, लोनलीनेस और वो सब, आपको एंजाइटी और लोनलीनेस होगी। राइट। तो मुझे लगता है ना, और फिर वो आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, बच्चों को भी जरूरत नहीं होगी, और आप एक वक्त के बाद उनको इंटरफेयर भी नहीं कर पाओगे। राइट। हस्बैंड की अपनी जॉब है या वो अपने में बिजी रहता है, तो 18 घंटे वो जॉब कर रहा है, उसके बाद आप किचकिच करोगे ज्यादा से ज्यादा, यू आर नॉट गिविंग मी टाइम वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, मैक्सिमम वही हो सकता है ना। तो मुझे लगता है कि आपने अगर पर्टिकुलरली अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। और वो कॉन्फिडेंस जो आपको भला ही एक प्ले स्कूल में जॉब करके भी आता हो ना, पर वो आता है, वो घर से 3 घंटे के लिए निकलना बहुत जरूरी है, खुद की वेलबींग के लिए, खुद की वर्थ, मेंटल हेल्थ। आपको एक रूटीन में आ जाते हो आप, यू डू अ सिस्टमैटिक वर्क, फिर आप एक सिस्टम में आ जाते हो। मुझे लगता है ना, सिस्टम में आने की बात नहीं है, बात है अपनी वर्थ पहचानने की। ओके। आपकी वर्थ ही कहाँ होती है? आप पूरे दिन काम कर लो, क्या वर्थ होती है आपकी? अनपेड, द हाउसहोल्ड वर्क इज नॉट अकाउंटेड फॉर, कुछ भी नहीं। ये तो क्या कर दिया, ये तो कुछ भी काम नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं काम है ना। जनरली ये माइंडसेट है, ये दृष्टिकोण है, ये बदला नहीं बदला है। ये बदला नहीं। आई मीन इसमें दोनों जेंडर्स, मेन एंड वुमेन इक्वली इन्वॉल्वड है, बिकॉज कहा जाता है कि अ फीमेल इज अ बिगर एनिमी ऑफ अ फीमेल, ऐसा कहा जाता है। पर मुझे लगता है ना, देखिए वक्त के साथ चीजें बदली हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, पार्टनर्स भी समझने लग गए। अच्छा, दूसरी बात है, अगर हम मेट्रोज में बात करें, मेट्रोज में अगर दोनों पार्टनर्स अर्निंग नहीं है तो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी ओवर टाइम इसलिए आ गई ना, क्योंकि मेल को भी तो पता है ना कि अगर उसे अच्छी पढ़ाई देनी है, अच्छा घर बनाना है, सब कुछ करना है, तो पीयर प्रेशर भी होता है ना, पीयर प्रेशर भी। तो आपको दोनों को काम करना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ। पर अभी भी छोटे शहरों में अगर आप कहोगे तो ये माइंडसेट बदला नहीं है। वापस हम आपके बचपन में वहाँ जाएंगे, हम बात कर रहे थे आपकी जब जॉइंट फैमिली की, अर्ली एजुकेशन की। तो मुझे लगता है कि फिर हमने वहाँ पे एक स्कूल था सेंट पॉल्स, मैं और भैया दोनों वहीं पढ़े, और पढ़ने में मैं अच्छी थी और भाई के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी थी। और आपस में नोकझोंक होती है ना भाई बहन की, मेरे नंबर ज़्यादा आ गए तुम्हारे कम। नहीं, हम
नोक-झोंक तो बहुत लाइट वर्ड है। ओके। हम जिस एक्सट्रीम पे एक दूसरे को मारते जैसे थे, मतलब शायद कोई हथियार बचा नहीं होगा जो घर में अवेलेबल और हमने एक दूसरे से लड़ाई नहीं Okay. की हो। मतलब हम पता नहीं, अब मुझे लगता है कि मेरी माँ ने हम दोनों को कैसे संभाला। हम बहुत लड़ते थे, सबका वही हाल होता है मैम। हम बहुत लड़ते थे और मेरा भाई ना मुंह से नहीं लड़ पाता था वो, मतलब मैं वाद विवाद कर सकती Okay, हूँ, okay. उसको मारना होता था। तो वो एक मारता था तो मैं 3 मारती थी, फिर रोते मम्मी के पास जाते थे और मम्मी का बेस्ट हथियार होता था कि जजमेंट देने से अच्छा दोनों को बराबर पीट दो। ओके। तो मम्मी ने तो बराबर पीट दिया, अब तुम रोते रहो कि तुम्हारी गलती नहीं थी, बराबर हो गया, मम्मी का हिसाब बराबर। स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। और अगर पापा तक ये बात पहुंची तो तुम्हारी अगले दिन एक और शिफ्ट लगी। ओके ओके। तो फिर पापा के आने से पहले हमारा मुंह धुल जाता था, हम बिल्कुल राजा बच्चा बन जाते थे कि हम पिटे भी हैं, रोए भी हैं, ये पापा को नहीं पता। तो मुझे याद है बचपन में मम्मी से मार भी पड़ती थी और वो रोने भी नहीं देते थे। रोने भी नहीं देते थे। रोने भी नहीं देते। और हमारी माँ तो इसलिए बहुत पिटती थी कि अब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अब भैया हमारी लड़ाई हुई, मम्मी ने मारा तो दूसरे भाई को प्यार आता था कि मेरी बहन पिट रही है या भाई पिट रहा है, तो हम सीढ़ियों से दौड़ के जाते थे चाची को बुलाने के लिए कि चाची चाची बचाओ, मार पड़ी बचाओ बचाओ बचाओ। फिर चाची से नीचे चाची तक गए, फिर दादी तक गए। पता चला जब तक भैया को बचाने की बारी आई तब तक दादी चाची सब आ गई मम्मी को डांटने के लिए। उन्होंने मम्मी को डांट दिया। अब उनके नीचे उतरते ही फिर हमारा एक सेकंड शिफ्ट पड़ती थी कि तुम लोग मेरी शिकायत कर रहे हो जाके। मेरी शिकायत की और तुम्हारी वजह से घूम फिर के आना तो मेरे ही पास है, जहाँ मर्जी जाओ आना तो इधर ही हम है। इसलिए बात फिर हमें बड़े होकर समझ में आया कि अगर कम पिटना है तो नीचे जाके शिकायत करना गलत बात है। मम्मी से एक बार में पिट लो ताकि सेकंड शिफ्ट पिटने मतलब यहीं पे कुछ सुलटा लो नीचे गए अगर तो सेकंड शिफ्ट मम्मी ने बहुत मारा। मम्मी का मारना तो मुझे लगता है, लेकिन वो आज मुझे लगता है अच्छा भी लगता होगा आज। नहीं अच्छा तो किसी को नहीं लगता। नहीं अभी जब याद करते हो तो वो आई थिंक मैं तो अपनी बेटी को कहती हूँ कि नानी की अगर लेगेसी कंटिन्यू करनी है तो मुझे मारना ही पड़ेगा, मतलब आई एम नॉट कंटिन्यूइंग द लेगेसी, क्योंकि अब तो बच्चों को मारना वो है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक ये जो हम बच्चों को मतलब मारना या डांटना, इसका क्या बैलेंस बच्चों की ग्रोथ पे कहाँ पे किस हद तक कंट्रोल होना चाहिए? या देखिए ये सब सवाल तो बचपन में हमारे थे ही नहीं। अभी जैसे आप देखते हैं तो अब तो मुझे लगता है कि देखिए मारना तो अधिकार है माता पिता का, ठीक है, वो तो प्यार है, वो तो प्यार है, ठीक है। अब बच्चा किस लेवल का शैतान है ये तो उसके हिसाब राइट आपको अपना उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ बच्चे होंगे जो आज भी आंखों से डर जाएंगे और कुछ के ऊपर आपको करना पड़ेगा। बट हाँ मैंने नहीं टच किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सिंसियर इनफ थी कि वो पढ़ाई कर ले वो कर ले, तो पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ अगर मेरी आज मैं कुछ गलती करूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मी थप्पड़ मारने से पहले आज भी शायद ना सोचे, क्योंकि वो उनके लिए वो वक्त की भी बात होती है। उस वक्त इट वाज ओके स्टिल। मैं तो मम्मी को कहती हूँ वीडियो कॉल में कि आपका बस चले तो वीडियो कॉल से थप्पड़ मार दो, अभी भी कोई गलती करो। तो वो हमारा अपब्रिंगिंग और आज की अपब्रिंगिंग में ना बहुत। आपको एक किस्सा बता रहे थे ना जब स्कूल में आप पता नहीं शायद किसी क्लास में 3rd या 4th आए थे, कुछ क्या था? नहीं मैं आई फर्स्ट थी। अच्छा आई फर्स्ट थी। तो मैंने सिर्फ सोचा चलो मम्मी के साथ एक प्रैंक करते हैं। तो मम्मी वाज टेकिंग शावर, तो मम्मी का दरवाज़ा खटकाया, मम्मी रिजल्ट आ गया। तो मम्मी ने बड़े गुस्से से पूछा कि क्या रिजल्ट है। तो मैंने कहा मम्मी बस गुस्सा मत हो ना 4th आया हूँ। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। मम्मी ने बाथरूम खोला, बिना रिजल्ट देखे बिना कुछ किया इतना मारा और मेरा भाई वही खड़ा हुआ ना और उसने एक बार ये नहीं बोला कि फर्स्ट आई है ये। उसको मजा आ रहा था और हम पिटते तब कौन सी क्लास में? मैं 8th में थी। और मैं मम्मी को कह रही मम्मी मेरी बात तो सुन लो। मम्मी कह रही और मत पढ़ो और मेरी मतलब उसके बाद मैंने जो अपने भाई को मारा है कि तुमने क्यों नहीं बोला। तो बोला कि अगर मैं मम्मी के पास डिफेंड करने आता तो मैं भी पिट जाता और मम्मी किसकी सुनती मारते समय। तो मुझे फिर समझ में आया कि मम्मी की जो ये मारने की कला है ये एक अलग लेवल पर है। बट हाँ वो मम्मी की भी शायद गलती नहीं थी। जिस आदमी ने सब कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए किया हो तो वो ये नहीं देख सकता कि मेरा बच्चा, वो कहते हैं ना तूफान आ रहा हो ना तो ज्यादा लड़ो मत, बस झेल जाओ। तो मम्मी की डांट एक तूफान ही होती। मम्मी ऐसे हाथ दिखाती थी और हमें अपना आंसर याद आ जाता था। अभी भी मुझे भी याद है कई बार मम्मी कभी ऐसे आंखों से ऐसे देख लेते हैं ना तो वही बड़ा खतरनाक लगता है कि तो मैंने और मेरे भाई ने मम्मी को बोला कि आप ना हमें एक फोटो स्टेट दे दो अपने हाथ का, ऐसे हम एग्जाम की टेबल पे रख लेंगे, मम्मा पूरा पेपर याद आता चला जाएगा। क्योंकि मम्मी जस्ट ऐसे करती थी और हमें भैया सुनाना शुरू कर देते थे। तो मुझे लगता है दोज वर सम इंसिडेंट्स जिनकी
बड़ी अच्छी यादें हैं। और मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में बड़े होने के लिए बहुत फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं आप एडजस्टमेंट सीख जाते हो लाइफ में जनरल? लाइफ में इन जनरल हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोच डेवलप कर लेते हैं मेट्रोज में। वहाँ पे थोड़ा कलेक्टिव थॉट प्रोसेस होता है, आपको Collective इतने सारे लोगों से डील डील करना आना पड़ता है। चाहिए। आपको ओपिनियंस पता चलते हैं। मुझे कुछ पहनना Yes. पसंद है, मानिए मेरे पापा ने मुझे अलाउ कर दी, बट चाचा पर को चाचा ने, मुझे अच्छी तरह याद है, स्लीवलेस वाज नॉट इन फैशन। ओके और मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने स्लीवलेस टॉप पहना। तो पापा सेड कि मैंने पापा से पापा ठीक है, क्योंकि हम तो पहले पूछते ही थे ना हाँ पेरेंट्स हाँ से। हाँ। ये तो पापा किस सन की बात है? ये होगी मैं 11th में थी, तो 11th आप समझ लो अराउंड 98-99 वाला जो same पीरियड था। पापा ने कहा पहन लो। बस मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, चाचा मिले, तो चाचा ने कहा कि ये क्या पहना है, चेंज करके आइए। और आप 11th-12th वाले में ना क्रांतिकारी वाले थॉट्स आ जाते हैं। मुझे कैसे रोक दिया? मुझे कैसे, मतलब मेरी भी तो चॉइस मेरी है, भी तो थॉट है। choice हाँ। और मैं बड़ी आंखों में आंसू भर के ऊपर आई। पापा बोले क्या हुआ? तो मैंने बोला चाचा ने बोला है कि चेंज करो। तो पापा बोले कर लो। बड़े पापा ने कैजुअली कहा। तो मैंने कहा पर पापा ये मुझे पसंद है। तो पापा बोले पसंद है तो क्या हुआ, चाचा को नहीं पसंद है तो क्या हम बड़ों का ये रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? और अगर एक स्लीव, मुझे स्टिल रिमेम्बर पापा ने बोला एक स्लीव तुम इतनी पहनती हो, उसमें सिर्फ इतना ही तो कपड़ा कम हुआ, क्या बदला? पर उनको नहीं अच्छा लगा तो बदल जाओ। तो मुझे एक चीज समझ में आई, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा झुक जाइए। हम शायद झुकना ही नहीं चाहते, इसलिए लेकिन उस उम्र में इतनी समझ ही कहाँ होती है? उस उम्र में तो एक पर मुझे लगता है पापा ने शायद बड़े अच्छे हाँ, से उन्होंने अच्छा समझाया, लेकिन कि उतने से कपड़े में तुम्हारा कुछ नहीं ढका। हाँ, उन्होंने डील अच्छे से उन्होंने किया। पापा ने बहुत अच्छे से डील कि इतने से कुछ नहीं चला जाएगा, चाचा को अच्छा लगेगा और चाचा को अच्छा लगेगा तो सबको अच्छा लगेगा। Yes, yes. तो मुझे लगा कि मैं जिसको बड़ा मन में होता है ना गुस्सा था, मैं शांत हो गई। और मुझे लगता है ना पापा और मेरा नेचर बहुत बहुत सेम है। हम दोनों ही ना थोड़े शांत प्राणी हैं, गुस्सा नहीं है, हम दोनों में ही नहीं है। पापा ने मुझे, और मैं पापा से बहुत क्लोज हूँ। Right. मुझे कुछ भी कभी प्रॉब्लम हुई तो आई ऑलवेज वेंट टू पापा कि पापा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और पापा ने ना मुझे बहुत प्यार से समझाया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरे जैसे थॉट प्रोसेस की है। Right. तो मुझे लगता है वो मेरी अपब्रिंगिंग का बहुत मेजर रोल रहा कि पापा ने मुझे बहुत अच्छे से, मम्मी से हम डरते थे। Okay. जैसे घरों में पापा से मतलब डरते हैं, एक someone is balancing, so father was the anchor. हाँ, पापा से। तो मम्मी डांटती थी, गुस्सा करती थी, वो उनका कंट्रोल था। तो पापा ने कभी डांटा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था एक जगह वो कोटा पूरा कर चुके हैं डांटने का भी और वो। तो पापा वाज समवन की जैसे बताएं कुछ भी कहें, कुछ पापा से हमें प्यार ही मिलेगा। तो ना मैं पिटी ना मेरा भाई पिटा, डांट भी नहीं बड़ी पापा से आज तक। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं। बाकी तो 12th तक हम लोग, फिर मैंने 10th के बाद सबसे मुझे लगता है एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगे एज ए पेरेंट मैं कहना चाहूँगी, जब मैं 11th में आई हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। छोटे शहरों में तो आज भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि मैं मैथ्स नहीं लेना चाहती, मैं साइंस लेना चाहती। तो दैट टाइम कॉमर्स वाज वेरी न्यू। ओके। तो पापा ने कहा ठीक है हम कॉमर्स परस्यू कर लेना। बट कॉमर्स के लिए जो स्कूल था दैट वाज वेरी कॉस्टली। और मैं जब 11th में आई तो मेरा भाई पढ़ने जा चुका था मणिपाल। तो पापा हैड एजुकेशन लोन और भैया ने 2-3 अटेम्प्ट लिए थे, तो कोचिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो फाइनेंशियली इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर पापा। तो पापा ने कहा, पापा बोले कि ठीक है बेटा मैं देखता हूँ कैसे करता हूँ। लकीली उसी साल केंद्रीय विद्यालयों ने ये रूल निकाला कि सिविलियंस कैन टेक एडमिशन 11th में, क्योंकि उन्होंने वो ब्रांच इंट्रोड्यूस की। राइट। तो मेरे पापा बहुत एप्रीहेंसिव थे क्योंकि हम रहते हैं शहर में और केवीज होते हैं कैंटनमेंट, और मेरे घर से शायद वो 20 किलोमीटर दूर स्कूल था। तो और बहुत सुनसान एरिया, कैंटनमेंट तो वैसे भी सुनसान, बट दे आर सेफ रिलेटिवली। हाँ दे आर सेफ, बट आप शहर से अगर एक लड़की जा रही है हाँ, क्योंकि वहाँ का क्राउड भी नहीं, एप्रीहेंसिव हो जाते हैं पेरेंट्स। हाँ, क्योंकि वहाँ का क्राउड भी नहीं जा रहा ना। कम से कम एक साथ सारे बच्चे जा रहे हैं साइकिल से। अकेले आप ही जा रहे हैं? मुझे तो अकेले साइकिल से जाना है। अच्छा, साइकिल से जाना। तो स्कूल बस नहीं, केवी में स्कूल बस केवल आर्मी वालों के लिए थी। अच्छा, शहर में क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा कैसे जाओगी? तो मैंने कहा कैसे जाते हैं? साइकिल से जाएंगे। तो पापा बोले स्कूल बहुत दूर है। मैंने कहा जाएंगे पापा। तो मुझे ना 20 किलोमीटर। तो आप गए फिर? हाँ मैं गई। It would have been a great challenge. हाँ, पर मुझे लगता है कि हम शायद शेप अप ही, हमारे पास वो लग्जरी नहीं थी ना बस वाली।
हमारे पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो तब आपको खराब ही नहीं लगा, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है। आपको जाना है तो साइकिल ही आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जाना है तो जाना, और पढ़ना है, आपको अपने मन के सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो एक ऑप्शन है। तो मुझे लगता है ना कि हम वो तो ना डेलिकेट वाले जो होते हैं वो नहीं थे, मैं कभी नहीं थी। बैटल हार्ड सोल्जर्स। मैं 5th क्लास से साइकिल से गई, मेरा पहला स्कूल भी 10-12 किलोमीटर दूर था। तो और तब हम लोग के लिए ना 12 किलोमीटर कोई बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि हर आदमी उतना ट्रैवल साइकिल से कर सकता था। तो मुझे लगता है केंद्रीय विद्यालय जाना, फिर मुझे लगता है मैं वहाँ जाके बहुत मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया, अपने अधिकारों के प्रति मैं सजग हो गई। फिर मुझे लगा कि मैं सिविलियन हूँ, थोड़ा एक होता है ना कि आप सिविलियन है, बाकी अच्छा अलग कंपैरिजन होता था, बच्चे अलग थोड़ा सा? नहीं, हमारी स्ट्रेंथ ही 14 लोग थे। ओके कॉमर्स में तो बस एक मैं ही सिविलियन थी और एक और था वो लड़का, वो सिविलियन था। पर हाँ, मुझे केंद्रीय विद्यालय जाके बहुत हुआ क्या ना, आप जब एक स्कूल में 10th तक पढ़ते हो ना, आपकी एक इमेज बिल्ड हो जाती है। मैं जब 11th में आई तो मुझे लगा कि अब मेरे पास फिर पीछे की इमेज का बैगेज नहीं है। मैं इस फ्रेश स्टार्ट। तो होता क्या है ना, बच्चा शायद मस्ती भी करना चाहता होगा पर उसके ऊपर एक टैग है सिंसियर, तो वो उसी तरह उस बेचारा अपना कोड ऑफ कंडक्ट चेंज नहीं कर सकता आपका। और व्हेन आई केम इनटू 11th मुझे लगा नहीं, ये एक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अ न्यू सेल्फ। मैं यहाँ पर थोड़ा हंस भी सकती हूँ, थोड़ी शैतानी भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं। और मैंने लगता है 11th और 12th में लाइफ में सबसे ज्यादा मतलब शैतानी अगर आप कहें तो मैंने बहुत शैतानी की, और मतलब मासूम वाली शैतानियाँ की कि किसी को शक नहीं होगा क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ, तो बम भी मेरे ही बैग में है लड़कों के। क्योंकि सबकी चेकिंग होगी, मेरी चेकिंग नहीं होगी, तो लड़कों ने उस चीज का बहुत फायदा उठाया कि देखो करना है, पटाखे मेरे बैग में है, मेरी चेकिंग ही नहीं होगी। और फिर कॉमर्स की थी तो 8 में से 7 जो पीरियड्स हैं वो एक ही टीचर के। आँख खुली नहीं स्कूल में और 7 पीरियड तक एक ही टीचर को देखो, बोर हो जाओगे। मतलब फिर हमने, और वो छुट्टी भी नहीं करते थे, बीमार भी नहीं पड़ते थे। तो ये प्लान बना कि इनको कुछ तो किया जाए। तो मुझे लगता है मैंने सारी जो शैतानियाँ कर सकती थी, जितनी लिमिट में रह के उतनी सारी की, विद नो टेंशन की कोई मेरी इमेज शैटर हो रही है। और उन टीचर से मुझे बहुत बदला लेना था कि वो 7 पीरियड एक साथ पढ़ाते थे, ब्रेक भी नहीं देते थे। तो फिर प्लानिंग बनी कि कैसे किया जाए, तो हमने उनकी पैंट में पूंछ भी लगा दी कि उनका मजाक बनेगा। तो अब वो उनके पूंछ कैसे लगाई जाती, तो लड़कों ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम इन्हें कोई सी क्वेश्चन के लिए अपने पास बुलाओ और डाउट पूछने के लिए उतनी देर में हम पूंछ चिपका देंगे, और बस तुम्हें ये याद रखना है कम से कम तुम्हें 20 मिनट उस क्वेश्चन को नहीं समझना है, ताकि यकीन हो जाए कि फेविक्विक बिल्कुल सही तरीके से चिपक जाए। Seriously, ma'am, that's crazy. है ना, हमने आपसे कहा ना, हम जितना 11th में सोच सकते थे हमने वो सोचा। फिर उनके पूंछ लग गई, और पूंछ भी हमने छोटी सी पूंछ लगाई कि वो क्लास के बाहर जाएं गैलरी में, और खास तौर पे इंटरवल से पहले वाले पीरियड में ये किया कि वो बाहर निकले, लोग हंसें। मतलब हमने अब लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, गलत किया थोड़ा, पर हम जस्टिफाइड हैं उस केस के लिए कि वो छुट्टी नहीं लेते थे, हमें छुट्टी तो अच्छी बात है ना मैम, अपनी मतलब मुझे लगता है बच्चों को भी तो ब्रेक देना चाहिए, मतलब टीचर को भी तो सोचना चाहिए ना, ह्यूमैनिटी तो उनके अंदर भी होनी चाहिए थी ना। तो पूछ लगा दी। फिर वो जैसी गैलरी में निकले तो सब बच्चे हंसने लगे। फिर किसी टीचर ने आके उन्हें बताया कि पूछ लगी, तो किस चीज की पूछ रहे? हमने पेपर को जोड़ दिया। बस हमने कुछ नहीं किया, आपके बकल, आप खड़े हुए पैंट के बकल में एक स्टेपलर किया, उसको टिकलो किया। इतना टीचर को पता ही नहीं चला? नहीं, मतलब सारा षड्यंत्र रख के करके किया गया था। इनको व्यस्त करके, इतना मैथ्स का इतना टफ क्वेश्चन है, मतलब सारे लड़के सब कुछ करके लाए थे। फिर जब वो बाहर निकले, लोग हंस दिए। फिर आई वो क्लास में लौट के और उन्होंने लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। मैं तब भी नहीं पीटी क्योंकि मैं तो पढ़ रही थी। तो बाद में ये रिवील हुआ कि प्लान वाज मेड बाय मी, क्योंकि फिर हमें ये पता था कि वो आज ब्लैक पैंट पहन के आएंगे, क्योंकि हमने ये अपनी एनालिसिस से कलर कोड कर दिए थे। तो लड़कों ने जूट की चेयर पे खूब सारी चौक घिस दी कि द मोमेंट ही सिट्स पूरी वाइट हो जाए। तो फिर भी इन्होंने छुट्टी नहीं ली, इतना हमने उन्हें टॉर्चर किया। फिर हमने पंखों के ऊपर चौक रख दी कि तुम आप जैसे वो बोले आज पंखे क्यों नहीं चल रहे? सर गर्मी नहीं है।
तो जैसे उन्होंने टक 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 टक, अच्छा उनको नहीं हिलने दिया कि नहीं सर आप खड़े रहिए, हम पंखा चलाएंगे सर आपके लिए। और केवीज में ना पोडियम होता है हाँ हाँ, ये थोड़ा सा एलिवेटेड तो जैसे 3 पंखे चले कट 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 के बचा, फिर भी वो नहीं इन्होंने फिर भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। फिर लड़कों ने कहा कुछ बड़ा करना पड़ता है, तो हमने सोचा भी नहीं ये भी काफी बड़ा है, उसके बाद क्या करोगे? नहीं उसके बाद आई एम इंट्रिग्ड, अब क्या आने वाला है? फिर हमने सोचा नहीं मधुमक्खी से कटवाते हैं। ओह वेरी बैड। क्योंकि अगर मधुमक्खी ने काटा तो एटलीस्ट मुंह तो सूज जाएगा, और वो फिर स्कूल नहीं आएंगे तो 4 दिन कम से कम छुट्टी मिलेगी हमें। तो फिर अब बड़े नटखट थे मैम आप लोग। मतलब हमने 11th में ना सर फिर कैसे अब मधुमक्खी तक कैसे कटवाया जाएगा उन्हें। तो एक खिड़की के पास वो छता था, तो सर के वहाँ पे किसी लड़के को खड़ा किया कि वो शैतानी करे। सर देखिए वो लड़का क्या कर रहा है अपने क्लास का। वो बाहर तक उन्होंने ऐसे किया, दूसरा लड़का गया उसने डंडे से छत्ता हिला दिया और उनके ऊपर मधुमक्खी चढ़ गया। हम लोगों को क्योंकि ये पता था कि क्लास में मधुमक्खियों का फ्लो होगा, तो सारे लोग तो नीचे बैठ गए। सर बुरी तरह कट गए। और अब जस्ट हमारी तो कोई गलती ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं कि किसी ने ऐसा किया। फिर बहुत जश्न मनाया कि अब तो वो फिर नहीं आया। नहीं, वो अगले दिन पट्टी बांध के आए। फिर तो आपका प्लान फेल हो गया। हाँ, तब हमने रियलाइज हुआ कि हम हर एक्सट्रीम साम दाम दंडभेद कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। फिर सर सबने पूछा कि सर हमने इतना कोशिश किया, आप क्यों आ जाते हो? तो फिर बाद में पता चला कि ही वाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पर डे वाला उनका। अच्छा। तो उन्हें लगता था कि ही वाज बैचलर, वो भी फ्रेश पास आउट थे, तो उन्हें लगता अच्छा फिर वो फ्रेश पास आउट थे, वो भी लखनऊ के थे। तो वो लखनऊ से शाहजहांपुर, हाँ वो आए थे, तो उनका भी घर पे मन क्या करेंगे, तो उन्हें लगता था स्कूल आ जाए। तो फिर उन्होंने दोस्ती की आप लोगों से? मतलब उन्होंने दोस्ती, हम ही ने दोस्ती नहीं की क्योंकि हम लोग को नहीं पसंद, क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे। ऑब्वियसली दैट वाज वन रीजन। तो फिर हमने उनको, क्या उनका नाम बताना चाहिए? मैं तो आज भी उन्हें ढूंढ रही हूँ, कहीं अगर मिल जाए तो मैं माफी मांग लूँ। क्या नाम उनका नाम था अशोक, पॉडकास्ट के जरिए मांग सकते हैं। हाँ, उनका नाम था अशोक कुमार त्रिपाठी। एंड आई एम लिटरली वेरी सॉरी कि मास्टरमाइंड मैं थी इन चीजों की और पिटते लड़के थे। तो पर मजबूरी थी, क्योंकि लड़कियों को अगर ऐसा प्लान बनाते तो प्लान फेल हो जाते थे। तो यू वर ब्रिलियंट माइंड। हाँ, मुझे लगा कि ये सारे काम मैं कर सकती हूँ। और मैंने आपसे कहा ना मेरे ऊपर कोई बैगेज नहीं था पुराने कि मैं बहुत अच्छी थी, बहुत सीरियस थी, पर वो नहीं। फिर मुझे लगता है कि मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और अब कैरियर की बात है। अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो खुद पढ़ो। तो और दूसरी बात है, वो एक ऐसी स्ट्रीम थी जिसकी गाइडेंस कहीं अवेलेबल नहीं थी तब फिर आई वेंट टू केवी प्रिंसिपल। आई सेड कि सर ऐसा ऐसा है, इज नॉट टीचिंग एज वेल। तो मुझे लगता हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे। और फिर उनको एक चीज़ और भी थी, उन्हें लगा कि रिजल्ट भी तो मैटर चाहिए। देन वी गॉट फैकल्टी, द टीचर वॉज वेरी नाइस। वो फिर आए, फिर उनसे हमारा फाइनली 1-1.5 साल बाद। बट वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि आपका 11th पूरा जा चुका है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आई। पेरेंट्स भी उस फील्ड के नहीं है जिससे आप गाइडेंस ले पाए। और एक चीज़ और भी मैं एज ए पेरेंट बताना चाहूँगी। मेरे पापा को मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि अगर ये मैथ ले लेगी, कॉमर्स विद मैथ्स, तो हम मैथ्स की स्ट्रीम भी स्टार्ट कर देंगे। वी नीड मिनिमम 4 स्टूडेंट टू स्टार्ट मैथ। 3 और हैं। तो मेरे पापा को लगा वाह, ये कुर्बानी तो दी जा सकती है बेटी की। जबकि मैं मैथ के बहुत अगेंस्ट थी। और मैं 6 months 11th क्लास के पास कर चुकी थी विद हिंदी, कॉमर्स एंड हिंदी। तो पापा प्रिंसिपल से मिले, पता नहीं प्रिंसिपल ने कैसे कन्विंस किया, पापा को तो मैथ ले लिया। पापा ने कहा मेरी बेटी ले लेगी, पढ़ाई में तो अच्छी थी। मुझे घर आके कम्युनिकेट किया पापा ने कि बेटा वो मैंने कल से तुम्हारी हिंदी हटा दी है और तुम कल से मुझे पता ही, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं पापा। तो मेरे पापा ने मुझे कहा नहीं तो मैं बोल आया हूँ, मैं तो बोल आया हूँ और मेरा वर्ड ऑफ कमिटमेंट है और कल ही से तुम्हारी मैथ की स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। मैंने कहा आप समझ रहे हो, वो 6 महीने वो मैथ ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप उसे, मुझे लगता है उसने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया। क्योंकि जिस चीज के लिए मैं मेंटली तैयार नहीं थी, मतलब आप खुद से नहीं करना चाहते हो तो जबरदस्ती थोपा जाए तो वो मुझे लगता है पापा का कहना था। पापा भी गलत नहीं थे, उन्हें लगा कि बेटी के पास मैथ्स होगा तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे सकती है। पापा वाज राइट इन हिज ओन सेंस, पर मैं कुर्बान हो गई। पर कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता तो शायद में भी थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस में भी ना भी लेते, जब बच्चे ने एकदम क्लियरली मना कर दिया कि नहीं लेते। मतलब आपकी स्ट्रीम खुलने से तो और मैं ये बात बहुत उससे बताना चाहूंगी कि इफ समवन लुक्स एट माय 12th मार्क शीट, आई हैव 90 90 90 90 एंड इन मैथ आई हैव 42।
Okay, so that reflects your lack of interest also. लैक ऑफ इंटरेस्ट, फिर डर गए आप उस सब्जेक्ट से। Okay, okay, मैं डर गई मैथ से, जबकि मैं 10th तक मैथ में बहुत अच्छी थी। okay, okay, मुझे वो 6 महीने का जो, अच्छा फिर हमारे टाइम पे दोनों सालों का आता था सिलेबस, okay. तो 11 12 का इकट्ठे। इकट्ठे, तो आपका 6 महीने उस बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ी। इससे एक चीज और भी मुझे जो लग रही है कि अगर पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों के पे कोई चीज थोपे ना। अगर वो अपने मन से कोई चीज कर भी लेंगे तो उसमें बेशक वो अच्छा करेंगे। हाँ। तो तो ये भी एक चीज मुझे है। लगता है कि मैथ्स ने मुझे बहुत डरा दिया, और स्टिल मतलब 12th की जब मार्कशीट देखी, आई क्राइड अ लॉट। फिर पापा ने मुझे बोला कि तुम इसको री इवैल्यूएट करवा लो। मैंने कहा 4 नंबरों से तो पापा पास हुए हैं, 42 है, क्या बता, वो भी कम ना हो जाए। अगर री इवैल्यूएट किया, गलती से कुछ कम हो गया, यहाँ तो फ्लंक हो जाऊंगी मैं। तो पापा के कन्विंस करने के बाद में, मतलब पापा वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मुझे 42 आ सकते हैं मार्क्स में। उनके हिसाब से था कि मेरी बेटी 80 का करके तो आई थी। माइंड में नोशन था। पर मैं नहीं तैयार हुई। मैंने कहा आपकी एक बात मान के मैं कुर्बान हो गई पापा, मैं री इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगी, मैं खुश हूँ अपने रिजल्ट से। तो उससे पापा को भी एक लेसन मिला और मुझे भी एक लेसन मिला। शायद वो सब्जेक्ट से नहीं डरी होती ना, तो वो दूसरी चीज जो मुझे अब समझ में, परसेंटेज कहाँ मैटर करती, नहीं करती, बिल्कुल मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं हम करती। जान दे देते हैं उस एक 2-2 नंबर के लिए। आज मेरे मैथ में 42 नंबर है, वो इज आस्किंग मी, कौन पूछ रहा है? उससे कौन पूछ रहा है? तो ये मुझे लगता है ये हुआ है ना नंबरों का, ये परसेंटेजेस का। और अभी हम जैसे आगे बात भी करेंगे सिविल सर्विसेज की भी, तो मुझे लगता है ये सक्सेस एंड फेलियर इज फाइन, बट मोर देन दैट लिविंग योर लाइफ विद ऑनर, डिग्निटी एंड ग्रेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नंबर पे मत जाइए, वो मार्कशीट कोई नहीं पूछता। वो 2 दिन आपको दर्द देगी, 2 दिन रिश्तेदार दर्द देंगे, ठीक है, इट्स पूछ के, ओके, it's okay। इट्स ओके। फिर वो तो मैम फिर वहाँ कॉमर्स, मैथ्स और केवी से फिर डीकेटी का सफर, ये कैसे? ये तो मतलब 2 अलग चीजें हैं। हाँ, मैंने फिर आपको कोई ऑप्शन भी कहाँ पता होता है ना। मैंने बोला मैं सीए करूँगी, तो माय वन ऑफ द कजिन है सीए, तो भैया ने मुझे कहा कि देखो मैं खुद सीए हूँ, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, 6-7 साल लग जाते हैं, वेरी टायरिंग। तो डू यू हैव पेशेंस? मेरे अंदर पेशेंस नहीं, मैं बहुत इम्पेशेंट पर्सन हूँ, कंसंट्रेशन भी मेरे अंदर बहुत कम है। तो भैया ने बोला तुम्हारे अंदर पेशेंस है 7 साल? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोले, मैंने कहा चलो सीएस कर लेते हैं। भैया बोले नहीं, अगर पेशेंस ही नहीं है तो तुम दोनों चीज ऑप्शन, कंपनी सेक्रेटरी, सीए बन जाओ, क्योंकि आप कॉमर्स लिए हैं तो आपके पास ऑप्शंस। कंपनी सेक्रेटरी। तो आई सेड कि मैं वो दोनों चीजें। फिर पापा बोले अगर तुम वो ही नहीं करोगी तो करोगी क्या? तो मैंने बस पापा को बोला कि मैं बस यहाँ नहीं पढ़ना चाहती। तो क्योंकि भैया बाहर जा चुका था, तो पापा वॉज इन हेफ्टी लोन, भैया की पढ़ाई मणिपाल बहुत कॉस्टली था। तो पापा, क्योंकि और मम्मी ने भी तब जॉब करना शुरू कर दिया था भैया को फाइनेंस करने के लिए, और मम्मी टीचर बन गई थी। तो मैं घर आती थी तो कोई नहीं होता था, चाची लोग होती थी, तो मैं खाना खा के फिर अपना लग जाती थी। मम्मी ने आफ्टरनून शिफ्ट ली थी कि पापा को और हमें दिक्कत ना हो, तो वो 11 बजे जाती थी, शाम के 6 बजे आती थी। 6 बजे आके वो ट्यूशंस भी लेती थी। तो मम्मी ने बहुत उस तरह से बहुत सेक्रीफाइस किया। तो पापा ने मुझे एक ही चीज़ कही थी तब कि मैं बेटा डोनेशन नहीं दे सकता, मेरे पास उसके पैसे नहीं है, पर अगर मेरिट पे तुमने कहीं एडमिशन लिया ना तो मैं चाहे कुछ करूँगा मेहनत, तो तुम्हें रोकूंगा नहीं। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। राइट। क्योंकि वहाँ पर 12th के बाद ना कोई स्कोप नहीं था, मैं किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एडमिशन ले ली थी, वहीं से कुछ बीए वगैरह कर लेती। एक्सपोजर भी नहीं है कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा होता है मैं बीए करके बीएड करके एक टीचर वाली प्रोफाइल में आ सकती थी। और वो मैं कभी, मुझे पता था कि मैं कभी, मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है तो पढ़ाने का भी नहीं होगा, तो जब है नहीं तो फिर वो चीज़ करने का कोई वो नहीं। देन मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट केम व्हेन एक मेरे कजिन है, इज़ अ डॉक्टर। तो भैया उस समय मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। तो भैया वॉज इन दिल्ली, तो भैया नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। तो भैया ने एक दिन ऐसे फ़ोन करके पूछा कि और क्या सोचा है 12th के बाद? तो मैंने कहा नहीं पता। तो उन्होंने कहा अरे पता क्या नहीं, तुम दिल्ली आ जाओ, मैं तो दिल्ली हूँ। तो मैंने कहा भैया कैसे आऊँगी? भैया बोले कैसे नहीं आओगी, DU के फॉर्म निकले हैं, मैं भर दूंगा। तो भैया गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, अरे मैं तो हूँ यहाँ पर, तुम आ जाओगी। तो मैंने भैया को कहा बस भैया मुझे दिल्ली आना है। मुझे ना पता था DU क्या है, कॉलेज क्या है, कुछ नहीं। जस्ट आई केम, भैया ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे फॉर्म भर देता हूँ, बस तुम एग्जाम देने आना। हमें तो ये भी नहीं पता होता था किस फील्ड में जाएं, कौन आपको बताएगा। आपने कन्वेंशनल लाइफ में जो चूज़ नहीं की। भैया ने मुझे बोला कि सुनो ना जर्नलिज्म करोगी? मैंने कहा कर लेते हैं। भैया बोले इंग्लिश ऑनर्स करोगी? मैंने कहा कर लेते हैं। मतलब भैया ने मुझे जो बोला मैंने कहा भैया कर लेते हैं। फिर भैया ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे फॉर्म भरता हूँ।
तो दैट टाइम ड्यू में केवल 5 कॉलेजेस में ही जर्नलिज्म जर्नलिज्म था। ऑनर्स था। ओके। 5 कॉलेज में एंट्रेंस था। Okay. जर्नलिज्म वाज द ओनली कोर्स जो मेरिट पर एडमिशन नहीं देता था। तो दैट वाज द ओनली थिंग जिसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ता था। तो हम एंट्रेंस देने आ गए, भैया ने फॉर्म भर दिया। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं दिल्ली आई थी ना, आई वाज, जो हम यूपी में कहते हैं ना बिल्कुल टिपिकल बहन जी वाला, मैं बिल्कुल वही थी। और फिर हम लोग 1-2 सूट्स होते हैं, वो मम्मी खरीद के दे देती किसी इंटरव्यू से पहले। मैं वो पहनकर गई ड्यू, और आई वाज सो नर्वस। तो और वहाँ पे सब ड्यू की लड़कियाँ बैठी हुई, कोई कुत्ता लाया था, कोई कार से उतर रहा था, हम वहाँ ऑटो से सरोजनी नगर की बसेस से पहुँचे। तो मैं नर्वस हो गई। तो मेरे भैया ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, निमेश भैया ने। ही सेड मैंने बोला मुझसे नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा आप क्राउड देख रहे हो भैया? तो भैया बोले एक चीज़ याद रखना, ये जितनी लड़कियां बैठी हैं ना, यहाँ से भी अपने कुत्ते का नाम पता होगा। तुम बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हो। राइट। तो उस कॉन्फिडेंस को मत शेक होने देना। एब्सोल्युटली करेक्ट। है ना? और ये तुम कपड़ों के जो कॉम्प्लेक्स में आ गई हो ना, ये लुक्स के कॉम्प्लेक्स में आ गई हो ना, ये जिंदगी में कहीं मैटर नहीं करेगा। और मुझे लगता है दैट वन थिंग गेव मी कॉन्फिडेंस कि नहीं, आज अगर मैं एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू पैनल तक पहुंची हूँ ना, तो कुछ तो मेरे अंदर खूबी होगी ना। और एंट्रेंस क्लियर हो गया मेरा जर्नलिज्म का, पर मेरा LSR में सिर्फ 0.25 से नहीं हुआ। ओके, लेडी श्रीराम, वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। पापा ने सारे कॉलेजेस देखे, तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन, LSR। पापा वाज सिटिंग इन द ऑडिटोरियम। तो मैंने कहा हो जाएगा पापा, पेपर तो अच्छा हुआ है। और फाइनल कट ऑफ जब आई 0.25 से गया, और LSR के उसने मुझे बोला कि डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट ऑफ स्पोर्ट्स समथिंग। स्पोर्ट्स के एक सर्टिफिकेट के 5 नंबर थे। ओह वाओ। ये बात तक हम लोग छोटे शहरों में स्पोर्ट्स को कहाँ अहमियत देते थे, नहीं देते थे। पर खेलते भी होते थे तो मम्मी पापा डांट देते थे कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे। दे आस्क्ड मी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। था आपके पास? नहीं, मेरे पास था ही, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में थी। तो मैंने उन्हें डिबेट वाले दिए, तो उन्होंने बोला कि डिबेट के भी आपको रीजनल लेवल, केंद्रीय विद्यालय के सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, बट देयरफॉर द रीजनल लेवल, आप रीजनल लेवल तक वो नहीं किया आपने। एंड आई मिस्ड इट। I still remember Papa crying in LSR auditorium that you missed it. तो I said, Papa, look, it's okay. अभी 4 कॉलेजेस बचे हैं. Let's try another one. तो फिर हम इसमें गए. फिर जब इंटरव्यू वाला दिन आया, LSR आउट हो गया लिस्ट से। तब कमला नेहरू की बात आई, तो मैं भैया के घर, यहाँ मालवीय नगर में भैया का घर था, रेंट पे भैया रहते थे, हम वहीं रुके थे। तो सुबह भैया के एक रूममेट थे, बड़े अच्छे थे वो, उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारे पास CV है? मुझे CV नहीं पता था। मैंने कहा भैया वो क्या होता है? बोले तुम्हारे बारे में, तुम आज इंटरव्यू में देने जा रही हो। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले अरे कोई बात नहीं, एक पेपर पे अपना नाम, एड्रेस और ये सारी चीज़ें, हॉबीज़ लिख दो। और मैंने वो पेपर पे लिख दी। जब मैं DU के एंट्रेंस के बाद जब इंटरव्यू में पहुंची, आई स्टिल रिमेंबर एवरी गर्ल वेल ड्रेस्ड, हाथ में एक फोल्डर क्रिस्प, और वो मेरे हाथ में एक सिंपल पेपर। और जब मैं इंटरव्यू पैनल ने मुझे बुलाया, मैं इतना शिवरिंग हो रही थी कि मेरे हाथ से वो पेपर गिर गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कैसे स्टैंड करूँगी इस बीच में। और वो पेपर जाके गिरा प्रिंसिपल के पैरों तक, और उस प्रिंसिपल ने उस पेपर को उठाया। तो फर्स्ट थिंग शी सेड किसकी हैंड राइटिंग है? तो आई सेड मैम इट्स माइन। तो शी सेड यू गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मुझे सांस आई, मुझे लगा कि अच्छा कुछ तो है, समथिंग इज देयर। फिर उन्होंने बोला तुमने हैंड रिटन क्यों लिखा? एवरीवन इज गिविंग अ प्रिंटेड CV। तो आई टोल्ड देम कि मैं आज ही सुबह आई हूँ, मुझे पता भी नहीं, बस मुझे ये पता था कुछ देना होता है, तो आई रोट इट बाय माई सेल्फ। और उसके एंड में मैंने शायद कुछ लिख दी थी कि मुझे कविता लिखना, बनाना या लिखना अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कुछ सुना सकती हो? मैंने कुछ वहीं पे इनसाइड द इंटरव्यू रूम मैंने उन्हें कुछ सुना दी। फिर दे चेक माई GK, माई GS, और हो गया। और जब रिजल्ट आया तो आई वॉज 3rd इन द मेरिट लिस्ट। वाओ, दैट्स अमेजिंग। Then I realized one thing in life, your dress, आपका लुक्स कुछ मैटर नहीं करता ज़िंदगी में। अगर आप उस भीड़ के बीच बस खड़े भी रहे ना, तब भी आप कुछ कर लोगे। अगर आज मैं उस दिन डर के शायद भैया से कहती नहीं मैं घर जा रही हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती।
और फिर जब आप एडमिशन ले लेते हो ना, उसके बाद एक और स्ट्रगल शुरू होता है। आप उस डीयू के क्राउड में एक बिल्कुल भीड़ में ना अलग दिखते हो। राइट। आपका गेटअप अलग होता है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, और आप वो सेट ऑफ फ्रेंड्स भी बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, कल्चरल एफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, यस यस, करेक्ट। मेरे मम्मी पापा ने तो लोन लेकर मुझे यहाँ तक भेजा है, मैं ऑटो से कैसे सरोजनी नगर जा सकती हूँ? दैट टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड एन ऑटो। मैं अगर मम्मी पापा से 50 रुपए एक्स्ट्रा मांगूंगी, उन्हें अपना घर का खर्च भी देखना स्ट्रगल हो जाएगा, उनका स्ट्रगल हो जाएगा। हम तो वो सरोजनी नगर की बस का ही वेट करेंगे डीटीसी के पास का ना, कि जब वो 2 रुपए, क्योंकि प्राइवेट वाले में भी 2 रुपए का टिकट लगता है। राइट राइट राइट। तो मुझे लगता है कि हम वहां पर भी रुक जाते हैं दोस्त बन। मैंने कोई दोस्ती नहीं बनाया शुरू में, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था इस भीड़ में मैं किसी से मैच भी कर सकती हूँ। राइट। एंड देन आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ द लाइफ, ऋतु मुझे मिली। फिर मुझे लगा कि ये कुछ तो मेरे जैसे, और वो दैट फ्रेंडशिप इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ, वो भी बहुत हम्बल बिगिनिंग उसकी थी। तो हम दोनों फिर दोस्त बने, फिर हमने पूरा कॉलेज साथ बिताया, और फिर शायद वो नहीं होती तो शायद डीयू भी मेरे लिए उतना आसान नहीं होता, क्योंकि 3 साल सिर्फ आप एक ही दोस्त के बदौलत हमने सारी चीज़ें फिर सेम ही ली, क्योंकि हमें पता था वी नीड अ कंपनी। जो चीज़ मैंने चूज़ की एनएसएस, तो उसने भी वही चूज़ की, क्योंकि साथ आना जाना एटलीस्ट हम दोनों लोग ही डीटीसी का वेट कर हेल्प हो लेंगे। जाता था। तो इस तरह से लाइफ शेप अप हुई, डीयू। कोई ऐसा इंसिडेंट मैम, जब कॉलेज लाइफ में, जैसे छोटे शहरों से जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा वो एक अलग तरह का एक माहौल, जैसे आपने बताया, देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा चैलेंज जो किसी का, जैसे आपके जो फेलो बैचमेट्स थे उनका बिहेवियर, या कुछ कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो यार ये तो गलत हुआ? नहीं, मुझे ये लगता था कि मैं बहुत ब्रिलियंट अपने आप को समझती थी कि भाई मैं तो टॉपर हूँ। फिर जब आप वहाँ जाते हो ना, तब आपको लगता है कुछ नहीं है। ओके। जब मेरा पहला टेस्ट आया पूरा लाल होके, तो मुझे लगा कि मैं तो अपने शहर की टॉपर थी, यहाँ तो मैं स्टैंड ही नहीं करती। तो दैट वाज समथिंग दैट शुक मी, कि कॉम्प्लेक्स हो गया, कि मम्मी पापा को फोन करके क्या कहूँगी कि मेरे इतने नंबर आए हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि उनकी बेटी बहुत अच्छी है पढ़ने में। तो वो 6 महीने तो मुझे सच में समझ ही नहीं आया, राइट, कि मेरे वो लूप होल्स कहाँ हैं। दूसरी बात एक और चीज़ है, जब स्टार न्यूज़ का एप्लीकेशन, स्टार न्यूज़ अब एबीपी न्यूज़ हो गया है, स्टार न्यूज़ वॉज द ओनली चैनल जो कैंपस रिक्रूटमेंट करता है। तो कैंपस में हमारे पास फॉर्म भी आया, पर मेरे प्रोफेसर ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइक ही नहीं समझा। ओके। उन्हें 5 के नाम रिकमेंड करने थे, तो उन्होंने 5 के नाम रिकमेंड कर दिया, आपका नाम नहीं दिया। मुझे तो पता ही नहीं कि कोई फॉर्म भी आया, निकला भी है या रिक्रूटमेंट है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे लुक्स, मेरी पर्सनालिटी में टीचर को वो कैपेबिलिटी ही नहीं दिखी उन 3 साल में। राइट। क्योंकि मैं डीयू आके तो एवरेज स्टूडेंट हो गई थी, आई वॉज नॉट ब्रिलियंट, आई वॉज एवरेज, क्योंकि मैं शायद अपने आप को ही 3 साल समझ पा रही थी कि वो एक कॉम्प्लेक्स बंदा है, उसमें रह जाता है। कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, समझ भी नहीं आता है ना। आप एक बहुत छोटे शहर से एक दूसरे शहर आए हो, लोगों को नहीं समझ पाते, आपके पास शेल्टर नहीं, और तब तो मोबाइल भी नहीं थे ना। बिल्कुल। तो आपका एक इमोशनल टर्बुलेंस, आपको वो किसके साथ शेयर भी करो, वो चीज़ें नहीं होती। आई रिमेंबर आई क्राइड कि मुझे खाना नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं। तो मैंने भैया को फ़ोन किया, तो भैया ने मुझे ना बड़ी अच्छी बात कही, बोले एक चीज़ याद रखना, खाना खाने गई हो या पढ़ने गई हो, और ये तुम ना हर दिन घर पे फ़ोन मत किया करो कि आज खाना नहीं अच्छा था और मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक फ़ोन से मम्मी पापा खाना नहीं पाते। तो ये मैच्योरिटी तुम्हें लानी पड़ेगी कि तुम्हें अपने स्ट्रगल ना अपने तक ही रखने हैं, मम्मी पापा तक नहीं जाने चाहिए। और मम्मी पापा को तुमने बोला था तो उन्होंने खाना नहीं, और नहीं खाना अच्छा लग रहा है, ब्रेड जैम खा लो, पर ये गाना बंद करो। एग्जैक्टली, थोड़ा मतलब बैलेंस। वही वाली बात है ना, आप 16-17 साल में आपको वो समझ नहीं होती। हमें तो लगता है कि अरे मम्मी पापा को बता दे मम्मी खाना नहीं अच्छा है, ये नहीं पता होता था कि वो खाना नहीं खाएंगे। तो वो समझ आते आते वक्त लगता है। तो मुझे लगता है टीचर ने मुझे नहीं बताया, फिर किसी सीनियर ने मुझे बोला कि तुमने वो फॉर्म भरा। मैंने कहा कौन सा फॉर्म? तो आई वेंट, तो बोली नहीं 5 के ही रिकमेंडेशंस थे, तो हमने दे दिए। तो मैंने कहा मैम 6ठा भी दे दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बहुत ऐसे डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा लो भर लो वाला, मतलब ऐसे लुक डाउन, कॉन्डेसेंडिंग बिहेवियर कि चलो तुम भी कर लो, क्या याद करोगे वो वाला एक तरह से थोड़ा। एंड आई वाज द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड। फिर उन टीचर का क्या मतलब, उनका मतलब फिर उनसे मिले? यकीन भी नहीं हुआ ना। नहीं, आप मिले उनसे उसके बाद? नहीं, फिर हम कभी नहीं मिले दोबारा, क्योंकि मैं कन्वोकेशन में भी नहीं जा पाई थी। बट हाँ, मेरे वो टच में भी हैं। बट मुझे यही लगा कि किसी भी बच्चे की ना कैपेबिलिटी
को आप बिना टेस्ट किए मत जज कीजिए। और क्या करना था, आपको एक फॉर्म देना था, सारे बच्चे फॉर्म भर देते, टेस्ट होना था, उन्होंने हमारे 5 या 6 टेस्ट लिए और मैं हर टेस्ट को क्वालिफाई और मतलब रिग्रेसली आज यहाँ बुला रहे वहाँ बुला रहे, मैं करती गई। और जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे लगता है कि क्यों मेरा सिलेक्शन हुआ, जो मुझे लगता है मुझसे शाजी सर थे, ही वॉज हेडिंग दैट टाइम, तो ही आस्क्ड मी इफ आई डोंट सिलेक्ट यू देन व्हाट। आज क्या बोला? तो मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो मैं यही सोचूंगी कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरा वेट कर रही है। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। एंड आई स्माइल्ड एंड आई लेफ्ट द रूम। और मुझे लगता है कि शायद वो ही एक चीज़ थी मेरे कॉन्फिडेंस में कि नहीं किया इससे अच्छा कुछ मेरे लिए वेट कर रहा होगा। देन स्टार न्यूज़ स्टार्टेड, आई वाज वेरी यंग। तो आपने कॉलेज खत्म करके कॉलेज स्टार न्यूज़ ज्वाइन किया? स्टार न्यूज़ बॉम्बे ज्वाइन किया। बॉम्बे ज्वाइन किया। तो आप बहुत यंग होते। You were joined as असिस्टेंट प्रोड्यूसर। ओके। तो क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की दुनिया की, मतलब हम जानते हैं कि ये टीआरपीज के लिए आजकल हम देखते हैं कि चैन से सोना है तो नींद से जाग जाओ, ये इस तरह का आजकल इतना क्यों भड़कीला क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि देखा देखी हो गई, अगर सिर्फ टीआरपीज के पीछे भाग रहे हैं, टीआरपीज के पीछे भाग रहे हैं। और मैं आपको मतलब मैं आपको इसका बहुत, आपको अगर याद हो, एक प्रिंस नाम का बच्चा था जो गड्ढे में गिरा था, बोरवेल से निकाला गया था, तब वो उस टाइम का पहला बच्चा था जो ऐसा हुआ था, तो वो चल गया। और दैट टाइम स्टार न्यूज़ के पास लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया था, लाइव एंकरिंग का। अच्छा, सब कुछ हो गया था। फिर हमें ऑर्डर्स दिए गए थे कि कुछ भी गिरेगा ना तो हमें बताओ। फिर नाइट शिफ्ट होती थी ना, तो कोई कुत्ता भी गिरता था, कुछ भी होता था ना, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आता था कि गड्ढा गिर गया, सेंसेशनलिज्म पे। हाँ, क्योंकि टीआरपी आ रही थी। तो आई रिमेम्बर कि अच्छा बॉस ने भी ऑर्डर दिए थे कोई भी गिरे तो हमें रात को भी फ़ोन करना। तो मैंने एक दिन कॉल कर दिया कि सर कुत्ता गड्ढे में गिर गया है। तो ही सेड इसके लिए कॉल क्यों किया? तो मैंने बोला आपने तो कहा है कि कुछ भी गिरे तो मुझे कॉल कर देना। नेक्स्ट डे ही केम टू ऑफिस कि इसके लिए कौन रात की नींद खराब करता है। तो मैंने बोला दैट्स द ऑर्डर सर। तो फिर वो चीज़ें शुरू हुई। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉलेज के दोस्त हों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के दोस्त हों। और प्रोफेशनल लाइफ में दोस्त बहुत मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि दोस्त कहाँ होते हैं? होते ही नहीं है। बट आई वॉज लकी एनफ कि मुझे एक मिस्टर सईद अंसारी जो एंकर है, आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड है, और उसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। हम ट्रेनिंग पे थे और उनका सुबह का बुलेटिन था 5 बजे का। दैट टाइम में टेलीप्रॉम्प्टर चलाना किसी और का काम होता था, एंकर्स के हाथ में नहीं होता। तो मेरी ड्यूटी थी कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर चलाऊं। वो एंकरिंग करने आए 5 बजे का बुलेटिन, और टेलीप्रॉम्प्टर मेरे हाथ में, मेरे तीसरा दिन था न्यूज़ का, और मैंने उनका पूरा बुलेटिन उड़ा दिया। वो ऑन एयर है और मुझे नहीं पता, हाँ, और मैंने बटन कुछ ऐसा दबाया कि वो पूरा बुलेटिन गायब। अब वो इंसान हेडलाइन पढ़ रहा है, वो अटक गए हेडलाइन में, तो वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि आगे करो, ये वाला बटन दबाओ, बट वो ऑन एयर है। और मैं और घबरा गई। शायद नहीं घबराती तो और कोई बटन प्रेस करती तो उनके आगे बुलेटिन आ जाता, बट क्योंकि हमेशा एक एंकर बुलेटिन पढ़ के जाता है तो उनको याद था, उनको ब्रॉडली हेडलाइन याद थी, और उन्होंने जल्दी जो भी उन्होंने फंबल किया और जो भी किया हो गया, नहीं से एड ब्रेक आ गया पूरा। फिर बड़ी डांट? हाँ, नहीं, मुझे लगता है दैट बिकेम द पॉइंट ऑफ आवर फ्रेंडशिप कि उन्होंने किसी को आज तक नहीं बताया कि वो बुलेटिन मैंने उड़ाया। ओके। He came, I was crying. He said it's okay. That's a mark for leader actually. He said it's अपनी okay. टीम को किस तरह से प्रोटेक्ट भी करते हो। तो उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने पूरा किसी को नहीं पता कि ऑन एयर बुलेटिन ब्लैक क्यों गया, क्योंकि he took it on himself कि मेरी गलती थी, वो मुझसे कुछ हो गया, प्रॉम्प्टर मैंने पकड़ लिया था या कुछ। He saved me. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, और शायद अगर वो मुझे उस दिन प्रोटेक्ट नहीं करते तो शायद मुझे स्यू भी कर दिया जाता, क्योंकि ऑन एयर बुलेटिन ब्लैक गया था मेरी वजह से। तो दैट बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप की नहीं, समवन इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो आप बहुत कुछ ऐसे लोगों से भी सीखते हैं जिंदगी में। मीडिया की दुनिया में और ऐसी कुछ जो चैलेंजेस जो पर्टिकुलरली फेस करने पड़े आपको, या इन जनरल जो मतलब? मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज़ नहीं है। कोई ह्यूमैनिटी भी नहीं है आपका, और शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। कोई चैनल चला देता है कुछ तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, खबर आप क्यों नहीं आ रहे हैं, खबर क्यों नहीं आई। और फिर आप उस समय ना कोई रैशनल होता नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जेन्यूननेस भी बहुत मैटर करती है इंसान की।
डेथ के केस में आई स्टिल रिमेंबर कि किसी भी न्यूज़ चैनल्स के कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। वन इज़ असाइनमेंट, जहाँ पे सारी न्यूज़ कलेक्ट होती है। वन इज़ आउटपुट, जो आउटपुट उसको आप असाइनमेंट आउटपुट को देते हैं, देन बिकम्स प्रोडक्शन, देन बुलेटिन आप देखते हैं। वो असाइनमेंट का पार्ट थी। हमसे कहा गया था आप क्या क्या, तो मैंने असाइनमेंट बाद में चूज़ किया। तो रिपोर्टर आपको खबर बताता है, आप उसको नोट डाउन करते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। ऐसे कहीं ब्लास्ट हुआ, रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन पर बोला 10 डेथ। आई नोटेड डाउन 10 डेथ। आई गिव टू माई बॉस कि सर 10 डेथ हुई है। आज तक नहीं चला दिया, 100 डेथ हुई है। 100 और 10 में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बॉस ने बोला आज तक तो 100 चला रहा है, हम 10 पर ही हैं। तो मैंने बोला, उसने वही बोला 10 ही बोला। तो उन्होंने उसको कॉल किया, वो रिपोर्टर घबरा गए और उन्होंने कहा नहीं मैंने तो 100 ही बोला था, ठीक है। और मुझे स्टिल रिमेंबर न्यूज़ रूम में दैट वॉज शॉटेड ऑन मी कि तुम्हारी तो नौकरी जाएगी, तुम्हारी वजह से 10 चला। तो मैंने बोला कि सर अगर मैं गलत होती तो मेरी कॉपी पे ना 10 नहीं लिखा होता। इट्स नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन, रिपोर्टर इज टेलिंग मी समथिंग, आई एम राइटिंग इन डाउन, तो ऐसा नहीं हो सकता। और बाद में क्या हुआ, वो रिपोर्टर अपनी बात से पलट गए। बाद में पता चला जब ऑफिशियल नंबर आया तो 10 ही आया। तो फिर देन आई कॉल्ड बैक दैट रिपोर्टर। मैंने बोला मैं तो नौकरी से इस्तीफा दे देती, कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आज तुम्हारी नौकरी जाएगी, तो मैंने उनको फोन, और मैं कितने साल नौकरी की थी, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, बट आई गॉट दैट लेसन कि बहुत तरह के इंसान आपको जिंदगी में मिलेंगे। और जबकि वो रिपोर्टर अगर अपने नंबर पे स्टक रहता तो बात रुक जाती। तो उसकी बात जब पूरी दुनिया 100 चला रही थी तब भी वो आप 10 चलाते तो आपका जेन्युइननेस आती ना, चैनल की जेन्युइननेस आती ना। आपने प्रेशर में 100 किया, मेरी डांट पड़ी, बट उस दिन के बाद से मैंने उनको कॉल करके बोला कि आज जब आपका फोन आएगा ना खबर के लिए, तब मैं खबर नहीं लूंगी आपसे, प्लीज गिव डायरेक्टली टू बॉसेस। तब मुझे आवाज उठाना आई, उससे पहले नहीं। बिल्कुल, वो जरूरी बात है कि आपने सोचा एक फ्रेशर है, कह देंगे, वो बहुत सीनियर रिपोर्टर थे। तो मुझे लगता है वो आवाज उठाना ना आपको जिंदगी में ना आनी चाहिए, नहीं तो दुनिया आपको वो कर देगी। मीडिया की इंडस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, पर एक और जो एक चीज संवेदनशीलता की बात है कि वुमेन आर आल्सो एक्सप्लॉइटेड इन इंडस्ट्री ऑफ मीडिया। आपने क्योंकि उस फील्ड में काम किया है, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सामने आया जो आप शेयर करना चाहें? मुझे लगता है कभी कभी आपको सच में ये पता होता है कि आप किसी सामने वाले से ज़्यादा कैपेबल हैं, पर क्योंकि कुछ काम वो नहीं कर सकते जो कभी कभी ज़रूरत, आपको नहीं पता कि आपका बॉस कैसा होगा। देखिए बहुत चीज़ें ना आपके बॉस पे डिपेंड करती हैं, वो कितना कैसा होगा से आप क्या मतलब किस टेम्परामेंट का होगा, किस नेचर का होगा। अच्छा बॉस होता है तो वो आपको ग्रो करने देता है। मेन बात होती है ना कि लीडर तो वही है ना जो नीचे को ग्रो करने देता है। एब्सोल्युटली। तो और उस ग्रो करने के रीजंस क्या क्या हैं वो बहुत मैटर करते हैं। वुमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर्स हैं। आप उसको, वो अच्छा काम करती है तब आप प्रमोशन देते हो, या आपके कुछ डिसएडवांटेजेस आप उसको, मतलब मैं कहूँ कि किस तरह से उस वुमेन को आप वो कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हो, उस पर आपका प्रमोशन डिपेंड करता है। यू थिंक द वुमेनाइजर्स इन मीडिया इंडस्ट्री? बहुत सारे, बहुत सारे। और ये कोई मतलब मीडिया की ही बात नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। इट्स नॉट जस्ट बस ये है मीडिया थोड़ा ग्लैमरस हो जाता है, बॉलीवुड थोड़ा ग्लैमरस हो जाता है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो चकाचौंध दिखती है, इसके पीछे काला सच भी है। होता है, वो तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप पार्टीज में नहीं जाते हैं तो वो बहुत बुरा माना जाता है। हाँ, आप अगर पार्टीज में नहीं जाते तो इट्स अ बैड मैसेज दैट यू आर नॉट जेलिंग अप विद द टीम, विद द बॉसेज एंड एवरीवन। अब मैं पार्टीज में नहीं जाती, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे स्मोक से बहुत प्रॉब्लम है, ड्रिंक से मुझे प्रॉब्लम है। तो मुझे पता है जब मैं उस कंपनी को एंजॉय नहीं करूंगी तो फिर व्हाई शुड आई गो। और मैं जाऊं और फिर किसी को कहूं कि मुझे ड्रॉप कर दो या आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो औरों की पार्टी भी खराब होगी। बेटर आप मत जाइए, आपको नहीं पसंद। तो जैसे एंकरिंग की ही बात आई, मुझे पता था वो कैपेबल, मैं कर भी सकती हूँ। मैंने की भी थोड़े 1-2 शोज थे स्टार न्यूज़ पे, जो अभी एबीपी न्यूज़ बन गया। उसमें एक आफ्टरनून का शो था, उसमें भी एक बार छठे स्पेशल प्रोग्राम था, उसकी भी एंकरिंग थी। काफ़ी बार हुआ लाइव में, कभी ज़रूरत पड़ गई तो
उसके में आपको आपने कर किया लिया है। कर लिया। फिर हुआ कि एंकरिंग, अच्छा एक एंकरिंग में एक और चीज़ भी होती है, जनरली 2-3 साल की ना आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है जब आप नए एंकर बनते हैं, ओके। ग्रूम करने के लिए। आपको रात का बुलेटिन तो कोई नहीं देखता है ना, हम्म, बट अगर आपको ऑन एयर मैं मॉर्निंग में डाल दूंगी तो कुछ फंबल हुआ या कोई गलती हुई, ओके तो ग्रूमिंग करने के लिए ऑन एन एवरेज 2 साल आपको नाइट शिफ्ट करनी ही पड़ती है। ओके। जब आप 2 साल 3 साल नाइट शिफ्ट कर लेते हैं तो आप इतना ग्रूम हो जाते हैं, देन यू आर पुट इन अर्ली मॉर्निंग स्लॉट। ओके ओके। प्राइम टाइम बहुत बाद में आता है, रेयर बहुत रेयर है, वो तो बहुत सीनियर Senior एंकर्स anchors। एंकर्स के लिए। फिर आप अर्ली मॉर्निंग स्लॉट में आते हो, 5 बजे वाले, 6 बजे, 7-8 बजे तक, फिर 8 बजे तक करोगे। जब तक मेन टाइम आएगा तब तक फिर मेन एंकर्स टेक पर ओवर। प्राइम टाइम मिलने या प्राइम स्लॉट मिलने के लिए सिर्फ आपका टैलेंट ही एक ओनली क्राइटेरिया नहीं है, आपका ये मानना पर है? प्राइम टाइम में मुझे लगता है ना, देखिए उन्हें और उसमें ना मास अपील देखनी होती है कि किस एंकर की मास अपील है, ओके। या प्राइम टाइम में उस एंकर को भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है जो ब्रेकिंग टाइप की सिचुएशंस को हैंडल पर करता मैम है। वो तो मास अपील तो बाद में बनेगी ना, जब आप थोड़ी मौका देर देंगे, मौका हाँ, देंगे। मौका वो देंगे। मौका मिलने के लिए मतलब हाँ, कि मैं वही आपसे कहा ना, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं 2-3 साल नाइट शिफ्ट के उसमें फेवर में नहीं था। मैं फेवर में नहीं थी। फेवर में और एक और भी चीज़ है ना, हम हेल्थ को बहुत कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। जैसे मैं जब ABP न्यूज़ में थी, स्टार न्यूज़ में थी, मैं बहुत बीमार पड़ गई और हमें लीव्स भी नहीं मिलती हैं। आपके ऊपर इतना मेंटल दबाव होता है कि आप एक लीव मांगना एक गुनाह लगता है आपको, कि अरे मैं लीव एक ऑपरेशन का एक तरह का। तो क्या कितनी छुट्टियां किस हिसाब से मिलती? कोई कैलेंडर होने से क्या होता है, फिर भी मतलब तकरीबन मतलब महीने मेरे में ख्याल से महीने में तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपके पास एक एनुअल कैलेंडर होता है, शायद आपकी 24 लीव्स आप ले सकते हैं या 26 लीव्स, जो भी नहीं, ले बट सकते हैं। 24/7 ही तो काम तो मीडिया का 24 भाई घंटे आपके आने का टाइम है, सुबह जाने का जाने का कोई टाइम नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज आ गई, कुछ है, शिफ्ट तो खत्म हो जाती थी, तो morning ऑल्टरनेट मतलब और दूसरे शिफ्ट तो आ जाती है ना, बट हैंड ओवर ही नहीं हो पाता है। दूसरा बंदा नहीं आता है। नहीं, बंदा तो आगे, आप हैंड ओवर कैसे देंगे खबर का? ओके। आपको उसके लिए भी तो एक टाइम चाहिए ना। Right, मानिए right, 2 बजे दूसरी शिफ्ट आके खड़ी भी हो गई, हम्म। पर जो इंसान उस खबर को उस समय हैंडल कर रहा है ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन में, वो कैसे उसको कैसे हैंड छोड़ ओवर दे? के कैसे छोड़ जाए? तो नहीं सकता ना। छोड़ तो के। उसके लिए उसको कम से कम वो आधे घंटे का स्लॉट तो चाहिए ना, कि कब तक कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, तब वो कहेंगे कि भाई अब तुम कुर्सी से हटो, अब हमें कुर्सी संभाल ले दो। पर ऐसी सिचुएशन आने का टाइम तो होता है, जाने का टाइम नहीं होता। और अगर आप टाइम से आ रहे हैं और टाइम से जा रहे हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि अरे तुम्हारा तो टाइम हो रहा है तो तुम्हें तो वो लग रहा है। पर ये कोई नहीं देखता कि एक वर्क लाइफ बैलेंस भी तो है, वो ऑफिस के अलावा भी उसकी एक ज़िंदगी है। जब तक आपकी शादी नहीं है, घर पर कोई नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा आवर्स भी रुक जाते हैं क्योंकि घर पे कोई है नहीं। पर अगर आज मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे पता है ना, मेरी बेटी मेरे घर पर मेरा वेट कर रही होगी, तो मुझे लगता है ये सेंसिटिविटी लाना ना बहुत ज़रूरी है। और बॉसेस को भी एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि भाई घर टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और ऐसा हम देखते हैं ना कि बॉसेस तो प्रॉफिट, दे विल सी द प्रॉफिट्स, हाँ, एंड प्लस जैसे आपने बात की, पर एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रणय रॉय के लिए कहा जाता है, a lot of respect for राय साहब। प्रणय रॉय के लिए कहा जाता है, सिंस माय हस्बैंड वर्क्स इन NDTV एंड ही हैज बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन विद NDTV, कि डॉक्टर रॉय अगर किसी को शिफ्ट के बाद 1 मिनट भी देखते थे तो कहते थे घर क्यों नहीं गए, या व्हाई आर यू स्टिल इन ऑफिस, यू डोंट हैव होम। तो वो एक एग्जाम्पल था कि उन्हें ऑफ वाले दिन किसी को बुलाना, किसी को ऑफ कैंसिल करना उन्हें बिल्कुल सख्त नापसंद था। उनका कहते थे मेक अ लाइफ बैलेंस, जिंदगी। You know, there are a few good men still in the media industry, and he's one of them. And I still remember one of my bosses name was अभिजीत दास। हम नए थे, 10 घंटे काम करते थे, तो एक दिन अभिजीत सर ने मुझे बोला, मैडम आप चैनल के लिए जान दे रही हैं, पर ये चैनल आपके लिए जान नहीं देगा। तो ये जिंदगी में ना ये बात समझ याद लीजिए। रखिएगा। And he was so right। बोले आप तो जान दे देंगी, पर जिस दिन आपको उस चैनल की जरूरत पड़ेगी ना मैडम, कोई नहीं आएगा जान देने आपके लिए। उन्होंने ये बात क्यों कही थी? उन्होंने, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू अभिजीत सर, वो एक ऐसे बॉस थे, द मोमेंट ही एंटर्स आए, वो रनिंग करके आते मैडम नाश्ता किया, खाया पिया, जाइए। मैंने कहा से ब्रेकिंग न्यूज, मैडम चैनल है, चलता ब्रेकिंग नहीं खत्म होगी, खाना खाइए जाइए, चैनल जान नहीं देगा। तो दैट थिंग अभिजीत सर टोल्ड अस कि वो आपको उठने, कोई खाने के लिए नहीं कहेगा, आपको उठ के खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और किसी भी न्यूज चैनल में वहां फूड लाना अलाउड नहीं होता, यू कैन नॉट ईट ऑन डेस्क। ओके। तो ये भी नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज की सिचुएशन है आपने उठाया बिस्किट अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है एक मीडिया रूम का, जब हम एक लाइव अभी जाना होता है, या फॉर एग्जांपल अभी क्या व्हाट इज द मैकेनिक्स उसके पीछे का? जैसे एक रूम समझ लीजिए, एक तरफ एक
एक यही आप एक चेयर समझ लीजिए, इसके चारों टीवी लगे हुए हैं। Okay. 40 मॉनिटर्स आ गए, 40 मॉनिटर्स, 40 मॉनिटर्स। 40 मॉनिटर That's a अलग big- अलग, हाँ पूरा सर्कल में टीम बैठती है, ओके, सारे चैनल दिख रहे हैं क्योंकि कौन से चैनल पे क्या क्या चल रहा है। तो Okay. वो बॉसेस को दिख रहा है, चारों तरफ बॉसेस है। ओके, कभी तो आपको चीख के कह पाएंगे ना, अरे ये खबर चल रही है, चल कहाँ रही से है, कहाँ से आएगी? आएगी? तो वो हो गया। यहाँ पर खबर, आपका फोन आया, रिपोर्टर ने खबर दी, आपने लिखा, बॉसेस को बताया ये है। जो इनपुट का हेड होगा, जो हमारी टीम को हेड करेगा, ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन है तो वही आउटपुट के हेड को खबर देगा। फिर आउटपुट हेड वाला अपनी नीड बताएगा ओके, कि सपोज कोई खबर आई है कि मुझे बीजेपी की बाइट चाहिए, मुझे कांग्रेस की बाइट चाहिए, Okay. इसको करो। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट पे होगा वो चीज़ उसको सब कुछ ला के आउटपुट को देना है। ओके, तो हम अपने रिपोर्टर को कॉल करेंगे कि बीजेपी का रिएक्शन, ये खबर आई है, लेके BJP का आओ, ये रिएक्शन लो, ये रिएक्शन लो। देन दे आर डिफरेंट ओबीज ऑल टुगेदर। ओके, तो फिर वहाँ पे ओबी से लाइव करवाओ, Okay. लाइंस नहीं मिल रही है। ओबीज इज आई एम फुल जो आपके correspondents हैं, live correspondent के लिए हम फुल, उसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही। ओके, तो वो भी वैन्स खड़ी होती हैं जगह Okay. जगह, तो वो करके फिर आप लाइव करवाते हो, फिर आउटपुट को देते हो, फिर आउटपुट की जिम्मेदारी है। ओके। हमने खबर उनको पास कर दी, वो हमसे तो जो प्राइम टाइम पे जैसे जो लाइव आता है वो लाइव होता है एक्चुअल में? वो लाइव, इज इट लाइव? जो आपको लाइव दिख रहा है वो लाइव है, ओके, वो नथिंग इज रिकॉर्डेड, उसमें लाइव होता वो है। वहीं लाइव तो होता है। उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। और वहाँ पे जो एंकर होगा हमेशा देखो उसके पीछे, तो वहाँ से पीछे से उसको बिग बॉस की तरह अंदर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं किच भी सुनाई कि रोक दो। अच्छा, जैसे जो लड़वाते हैं बीच में, जैसे हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल डिबेट होती है, डिबेट कम और स्लगफेस्ट ज्यादा, दंगल हो जाता है, तो वो क्या इसमें आई वांट वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो क्या जानबूझ के टीआरपी के लिए लड़वाया भी जाता है? लड़वाया तो जाता है, मतलब इन द सेंस कि फिर वो प्रोमो कैसे रिलीज करेंगे ना, शांति वाला प्रोमो तो आप भी नहीं, मतलब ये सब मार्केटिंग है, सिर्फ मार्केटिंग है। कुछ तो मार्केटिंग है क्योंकि अल्टीमेटली टीआरपी चाहिए। कौन मारपीट करके ऊपर आ गया उस वीक के चार्ट में, तो फिर अगली बार आपको, मैंने आपसे कहा था ना, प्रिंस गड्ढे में गिरा था, फिर हम बाढ़ आ गई थी गड्ढों में गिरने की, क्योंकि वो चैनल को पता चला कि 3 रिकॉर्ड्स बन गए हैं, ये चीज चल रही है। जो चीज चलने लगती है तो फिर हम चलाने ही लग जाते हैं उसको। Okay. तो उस तरीके से फिर हुआ। देन फिर मुझे लगा कि मेरी हेल्थ खराब हो गई, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिफ्ट टाइम चेंज नहीं होगा। सुबह 4 बजे आपको उठना होता है, 5:30 की शिफ्ट है, ऑफिस पहुंचना है, जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं, और 5:30 बजे ना आप कुछ खा सकते हो ना कुछ, तो हेल्थ में हेल्थ कॉम्प्रोमाइज बहुत कॉम्प्रोमाइज है। फिर मैंने मेरे हस्बैंड में, जब मैं बीमारी थी तो मैंने 5 महीने की लीव ली थी टू रिकवर, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना बताए मेरा MBA का फॉर्म भर दिया। ओके, क्योंकि उनको लगता था कि एक तो मैंने आई गॉट मैरिड यंग, तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट ही थी, पोस्ट ग्रेड मैंने कर लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बट नॉट दैट वेल। तो इनको लगा कि अगर इसका दिमाग पढ़ने में चला जाएगा तो बीमारी से ये जल्दी रिकवर हो जाएगी, दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाएगा, और इससे एज भी है कि पढ़ाई की जा सकती। देन फिर हुआ कि कैसे पढ़ाई होगी, देन आई डोट MBA। तो फिर मैंने APP न्यूज़ में से, दैट टाइम स्टार न्यूज़, आई रिजाइंड, एंड देन ये किस वक्त की बात कर रहे हो? आई रिजाइंड इन 2009। 2009। तो फिर मैंने, So you had a promising career in media ahead of you? हाँ, फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि आपको जब तक आप दूर होते हैं ना, तब तक आपको उसकी सच्चाई नहीं पता होती। Once you are closer, you know the reality। फिर आपको ये लगने लगता है नहीं, मैं इस चीज़ के लिए I'm not I should not do this. I should not do that। मैं उसके लायक, मतलब लायक इन द सेंस कि मेरा टेम्परामेंट मैच नहीं सूट नहीं किया, तो सूट नहीं किया। तो फिर मैंने जी में स्विच किया। जी में आई ज्वाइन विद द कंडीशन दैट मैं मॉर्निंग शिफ्ट लूँगी, 7 बजे वाली या 8 बजे वाली। मैं ऑफिस से 5:30 निकल जाऊँगी, क्योंकि 6:30 बजे मुझे IMT गाजियाबाद का क्लास अटेंड करना है। इफ यू एग्री विद दिस कंडीशन आई विल ज्वाइन दैट। सैटरडे संडे आई नीड ऑफ, बिकॉज मेरा MBA का क्लास होता है। विद दोज कंडीशन आई ज्वाइन। फिर समझदारी भी आ गई थी, तब आपको अपने ये पता था कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो वो 4-5 साल जब तक आप नौकरी नहीं कर लेते ना, तब तक आप शायद वैल्यू करना नहीं सीखते ज़िंदगी में। मुझे उस नौकरी की भी वैल्यू थी, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के भी 5 महीने देख चुकी थी। ओके। तो फिर मुझे लगता है फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर जी में जब मैं आ गई, देन जब बेटी हुई मुझे, दैट टाइम वी डिसाइडेड कि नहीं, मतलब आई विल लीव दैट जॉब, क्योंकि हस्बैंड वॉज वेरी क्लियर कि मतलब आउटसोर्स नहीं करते हैं बच्चे की अपब्रिंगिंग, लेट्स डू इट। That makes sense as well. कि जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और दिस इज माई प्रॉमिस कि आई विल, तुम घर नहीं बैठोगी, क्योंकि मैं पहले दिन से अर्न करना शुरू किया था। तो लिविंग दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाज अ बिग थिंग। देन आई लेफ्ट जॉब।
फिर 2-3 साल मनस्वी बड़ी हुई और मेन टाइम हस्बैंड ने MBA कर लिया। द मोमेंट डॉटर वाज बोर्न ही जॉइंड MBA कि ताकि तुम भी MBA हो जाओ और मैं भी MBA हो जाऊंगा, तो हम दोनों की क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट वाली हो जाएगी, देन वी कैन स्टार्ट समथिंग। देन इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड नॉट माइन, क्योंकि मैं तो मनस्वी के अपब्रिंगिंग में ही बिजी थी ना, उस समय सोचने का वो था। द मोमेंट ही फिनिश्ड हिज MBA he started exploring कि I want to do something along with that job, क्योंकि obviously एक मेल के ऊपर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फिर DKT फिर इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। DKT की शुरुआत कहाँ से? DKT की शुरुआत ये हुई कि हमने यही सोचा कि करें तो करें क्या, और जॉब भी नहीं छोड़नी थी। तो जो आज देख रहे हैं व्यूअर्स, स्पेशली सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स या वेरियस एग्जामिनेशन के, वो यकीनन ये वीडियोस देखते हैं जब टॉपर्स आपसे रूबरू होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, बट वो स्ट्रैटेजीज पहुंचाने वाला चेहरा हम आज के आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो वो आज हम कहानी सुनेंगे कि DKT के द सोर्स, द इंफॉर्मेशन दैट यू गेटिंग, what is the real motivation and what started this platform. The story is coming in front of you now. तो जहाँ तक DKT की बात है, मुझे लगता है कि रजनीश का MBA ख़त्म हुआ था, तो वो एक ऐसे इंसान है जो 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते। इन 18 years of marriage वो इंसान ने 10 साल तो पढ़ाई ही की। मतलब मुझे लगता है सिर्फ 2016 के बाद जब MBA हो गया, देन आई थिंक हमने कहा कि बस अब छोड़ दो पढ़ाई। LLB, LLM जो उन्हें पढ़ना था, मतलब कंटिन्यूड हिज स्टडी। तो फिर उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। और मुझे लगता है उसके पीछे भी एक ये चीज़ है कि अगर आप देखें बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूँ, ही इज़ फ्रॉम बिहार, तो अगर लड़का अच्छा होता है ना पढ़ाई में, तो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ नहीं देने दी जाती। बड़ा स्टीरियोटाइप्ड है कि राइट। तो ही वॉज वेरी गुड इन ह्यूमैनिटीज़, बट बीइंग अ लड़का एल्डर सन, तो उन्हें मैथ्स ही ऑप्शन दिया गया। बट सिंस वो नहीं अच्छे थे उस चीज़ में, तो फाइनली ही ऑल्सो केम इनटू जर्नलिज्म, क्योंकि वो आदमी को पढ़ने का इंटरेस्ट था, अपना इंटरेस्ट था। तो ही मेरे साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैंने वो नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी, पर वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। तो वो मुझे लगता है एक अनफुलफिल्ड डिजायर, एस्पिरेशन उनके दिल में थी कि ये, और गांव में बताने वाला कौन होता है। आपको कहा डॉक्टर बन जाओ तो आप डॉक्टर बन गए, आपने कहा इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन गए। तो उन्होंने इनफैक्ट सोचा, रजनीश ने ही सोचा कि क्यों ना एक चीज़ ऐसी शुरू की जाए जहाँ पे किसी बच्चे को किसी के घर में अगर बताने वाला ना हो, ना गाइडेंस नहीं हो, तो इसलिए वो कुर्बान ना हो जाए कि मेरे घर में कोई इंजीनियर नहीं है तो मैं इंजीनियरिंग कैसे करूँगा, मुझे पता नहीं है। और दूसरी बात थी कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे। ऑथेंटिक तभी अगर आप ये नोटिस करेंगे, DKT पे सिर्फ और सिर्फ वो टॉपर्स या वो इंसान है जिसने उस एग्जाम को क्लियर किया है। आप मेंटर्स नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत क्लियर लाइन ये डिफाइन कर दी कि अगर आपने UPSC क्लियर किया हुआ है, आप मुझे बताओगे, यू हैव द अकाउंटेबिलिटी एंड द क्रेडिबिलिटी टू टेल मी। एब्सोल्युटली। दूसरे इंसान ने नहीं किया है, तो उस भीड़ में हम अपने आप को कैसे अलग करेंगे कि सामने वाला हम पे ट्रस्ट करे। तो वी मेड अ लाइन कि हमने उस लाइन को कभी ब्लर नहीं होने दिया कि वही उस प्लेटफॉर्म पर आएगा जिसने उस एग्जाम को क्लियर किया, ताकि सामने वाले को कोई डाउट ना हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कि हम ये करेंगे कैसे। हम दोनों क्योंकि MBA थे, दोनों ही मीडिया से थे, तो प्रोडक्शन वॉज समथिंग जिसमें हमने काम किया था। प्रोडक्शन आपको आइडिया था, हमें आइडिया था, और आइडिया के साथ साथ फ्रेंड ऑफ सर्कल्स वो था कि अगर हमें नहीं भी आइडिया तो हमें गाइडेंस मिल जाएगी। देन हुआ कि कैसे करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, जब कोई इंसान कोई भी शुरुआत करता है, हमने ना जाने कितने प्रपोजल्स भेजे दोस्तों को कि तुम्हारा क्या फीडबैक है, सबने कहा नहीं होगा, किसी ने, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जेन्युइनली करने वाले बहुत कम होते हैं। नहीं चलेगा, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। फिर ही सेट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगा, पर उससे भी तो सीख ही जाएंगे ना, कुछ बेटर कर लेंगे। देन ही थॉट कि करेंगे। सम वेरी गुड फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें शूट करके दे देंगे। तो लिटरली इट स्टार्टेड फ्रॉम ए ड्राइंग रूम। किस सन की बात? 2016। किस मतलब विच मंथ? अक्टूबर। DKT की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2016 में, सिर्फ 3 वीडियो से। ओके। पहली वीडियो मुझे याद है कि एक अर्तिका शुक्ला टॉपर बनी थी। अच्छा, अर्तिका मैम रैंक 4 UPSC की थी वो, और 2 वीडियो कोई और थे, और मैं आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन DKT एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मनस्वी वॉज जस्ट 3 or 4 years ऑफ ओल्ड। तो मैं सिर्फ क्योंकि घर के ही ड्राइंग रूम में चल रहा है, तो आई वॉज पार्ट ऑफ डिस्कशन समथिंग,
बट मैं कहूँ कि मैंने उसको किया, मैंने नहीं किया। ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग, कि एडिटिंग भी सीखी, कि कल को कोई एडिटर नहीं आया, वीडियो जा रहा है तो कैसे जाएगा, तो एक तरफ लैपटॉप लगाया, एक तरफ एडिटिंग मशीन लगाई, लर्न कैमरा, कि किसी पर शूट पे डिपेंड नहीं करना होगा। तो ही लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। रात को नौकरी से आते थे 2 बजे, 2 बजे के बाद वो एडिटिंग सिस्टम पे 2:30 रात को हिज शिफ्ट इज फ्रॉम 2 to 2 इन द नाइट। तो 12 घंटे की नौकरी के बाद वो इंसान आता था, 2:30 बजे सिस्टम पे बैठता था, सुबह 5-6 बजे तक एडिट करता था, और फिर ताकि वीडियो नहीं रुके, एडिटर आए ना आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो दैट वे इट वाज गोइंग ऑन। फिर अर्तिका जी का वीडियो बहुत हिट हो गया, हमें नहीं पता, शी वाज वेरी पॉपुलर, और वो हमने तो 2 वीडियो डाले थे, और कोई यूपीएससी सोच के नहीं डाला था, जस्ट एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया, वो बनारस की थी, कि एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा बोलती, करोगे क्या? तो हमें भी कोई आइडिया नहीं था। डॉक्टर आल्सो, आई गेस शी वाज डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड की बेटी है, करोगे? तो मैं ही तुम्हें वीडियो करके ला देता हूँ। तो हमने कहा कर दीजिए आप हमारे लिए, तो उन्होंने वीडियो कर दिया। फिर जब वो अर्तिका जी का वीडियो वायरल हुआ, कितने सब्सक्राइबर्स थे, क्या था? कुछ भी नहीं था, 10,000 भी नहीं होंगे शायद। मुझे 10,000 वाली फिगर तो याद है कि जिस दिन वो 10,000 हुए थे तो हमें लग रहा था 10,000। नहीं, शुरुआत जब हुई थी तो पहली वीडियो अर्तिका शुक्ला का जब हो गया था, तभी हम 1-2 वाले सब्सक्राइबर थे। 1-2 हज़ार में थे आप? बस, क्योंकि अर्तिका शुक्ला अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आ गया, तो 2-4 दिन तब आप कुछ वीडियोस डालते होंगे? बस कुछ वीडियोस डालते थे, वो भी नॉट यूपीएससी, ऑल्टरनेट कैरियर चॉइस। एक एयर मार्शल थे, कि किसी को अगर एयरफोर्स में कैरियर बनाना है तो क्या करना है। एक बॉलीवुड के फ्रेंड थे, तो उन्होंने किया कि अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है तो क्या करना है। तो इट वाज द फोकस, वेरी नेसेंट स्टेज, अभी कुछ पता नहीं था कि कल अंधेरे में तीर चल रहा था अभी तक। इट वाज जस्ट स्टार्टेड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट कैरियर चॉइस टू एस्पिरेंट्स। राइट। कि आपको, आई स्टिल रिमेंबर, राष्ट्रपति का डॉक्टर कैसे बने, दैट वाज द वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो। कैसे आपको पता होगा कि आप डॉक्टर तो है, पर राष्ट्रपति के डॉक्टर कैसे बने? तो आवर फोकस वाज टू गिव यूनिक इंफॉर्मेशन। स्क्रिप्ट राइटर कैसे बने, प्रोड्यूसर कैसे बने, डायरेक्टर कैसे बने। देन व्हेन अर्तिका शुक्ला, देन तब तक तुम यूपीएससी कुछ नहीं सोचा था। फिर वो वीडियो हिट हो गया, फिर हमें लगा कि चलो और कोशिश करते हैं। फिर आपको कोई जानता नहीं है, आपको इंटरव्यू कोई देगा क्यों? तो ना आपकी कोई बैकग्राउंड है। हमने फिर पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा होता है इकोनॉमिक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप शुरू तो कर लेते, आप शूट का खर्चा होता है, एडिटिंग का खर्चा होता है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द टीम ऑफ एडिटर्स दैट वी हैड दैट टाइम। वो अभी भी हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत कम उसमें दे स्टार्टेड वर्किंग, घर पे ही आते थे। कभी कभी यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है तो बहुत लेट हो गया तो खाना भी खा के जाइएगा, क्योंकि जैसे फैमिली टीम, घर के ड्राइंग रूम में ही तो चल रहा है एक चैनल। इट वाज दैट वे वी स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे यूपीएससी हुआ। फिर एक दिन मुझे स्टिल आई रिमेंबर दैट डे की रजनीश यूज्ड टू मेक थंबनेल एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हायर करने के लिए, डू एवरीथिंग योरसेल्फ। तो एक दिन ही लेफ्ट द थंबनेल इन बिटवीन एंड ही वेंट टू ऑफिस। नाराज हो गए थे बेसिकली कि मतलब कब तक मैं ही करूँगा टाइप वाली बात है, यू आर नॉट लर्निंग और आई स्टार्टेड दिस फॉर यू बट यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। एंड मुझे ना थंबनेल बनाना आता था ना आइडिया था। मैं उस दिन बहुत ट्राई किया, मनस्वी तो छोटी ही थी, पर जब रात को आया तो आई सेड कि मुझे ना नहीं समझ में आया, बट आई एक्सप्लोर दिस। तो ही वाज हैप्पी, ही सेड बस यही चाहता था कि तुम्हें आज ये दर्द हुआ कि आज वीडियो नहीं गया। जिस दिन तुम्हें ये दर्द हो जाएगा ना कि बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक द वीडियो कुड नॉट गो। डेली क्या आपका टारगेट क्या था जब आप शुरू किया, और मतलब क्या दिमाग? हमारा था कंसिस्टेंसी इज द मेन। डेली एक वीडियो, डेली एक, अब तो 2 भी जाते हैं, शॉर्ट्स तो भी 2-3 साल तो 2016 से लेके अब तक रोज एक वीडियो जाता है। ब्रिलियंट मैम, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और केवल जैसे इस बार दिवाली पर हमने इंटेंशनली 7 दिन वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि हमने डीएम जोधपुर का वीडियो किया था। तो सिंस इट वाज ए फेस्टिवल टाइम, तो देयर वाज नो पॉइंट कि उस वीडियो को छोड़ के कोई और कोई देखता। तो अगर 1-2 दिन या कोई वीडियो नहीं गया, जैसे संडे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, तो ऑब्वियसली सेंस नहीं बनती है। तो मेरे पास बहुत अच्छा वीडियो था, बट आई डिडंट अपलोड। मुझे लगा अरे नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी व्यूज। तो अदरवाइज 365 दिन मैम, इट नीड्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, टीम वर्क। हाँ, मतलब मैं आपको बस एक चीज कहूंगी, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको काम नहीं आता होगा। तो मैम 0 से 10,000 का सफर, 10,000 से 100,000 का, और नाउ 1.6 तक कितना टाइम बहुत लगा। मतलब आप
0 से 10K में कितना टाइम लगा आपको? मुझे लगता है उसमें तो शायद कम ही टाइम लगा था, क्योंकि दैट टाइम यूट्यूब वॉज वेरी न्यू। मुझे लगता है शायद हमने 1 साल नहीं तो 6-8 महीने में 10,000 हो लिया गया। था। ओके। स्ट्रगल आया 1 से 2 तक आने का स्ट्रगल है, क्योंकि अब बहुत सारे चैनल्स आ गए। 1 मिलियन से 2 मिलियन 1 मिलियन कब हुआ आपका? 1 मिलियन हुआ हमारा 2021, 21, 4 साल। 4 साल हो गए। तो 1 मिलियन से 2 मिलियन तक का सफर मतलब मुश्किल अभी है, सैचुरेट हो गया हमारा। सैचुरेट हो गया है। बहुत और चैनल्स आ गए हैं, तब हम ही थे मार्केट में। अब एवरीडे न्यू चैनल इज कमिंग, बट उस भीड़ में अपने आप को अलग रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और बस अच्छी बात यह है कि हम शायद जेन्युइन हैं, हम जेन्युइन हैं शायद, क्या हम तो जेन्युइन हैं, तो इसलिए आप अच्छे होते हैं तो अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। एक टॉपर मिलता है, एंड आई स्टिल थैंक मिस्टर वर्जीत वालिया। आई थिंक वर्जीत वालिया की रैंक 2018 में ही वॉज 13 रैंक होल्डर। उनका फिजिक्स ऑप्शनल था, आई स्टिल रिमेंबर। एंड उन्होंने हमें मेल किया था। द फर्स्ट मेल वी रिसीव फ्रॉम एनी टॉपर वॉज मिस्टर वर्जीत वालिया, एंड ही रोट कि मैंने आपका अर्तिका जी का वीडियो देखा था, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट वीडियो, कि उसी वजह से मैं मुझे मदद हुई है। मुझे मदद हुई। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, इफ यू फील दैट आई एम वर्दी एनफ टू शेयर माई व्यूज। एंड आई थिंक शायद वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जब वो आपके काम की रिकग्निशन होती है ना। होती है। एंड वर्जीत वालिया वाज द फर्स्ट टॉपर जिन्होंने हमें ना जाने कितने टॉपर से कनेक्ट किया। एंड ही वाज द वर्ड ऑफ माउथ फॉर अस कि नहीं, बहुत जेन्युइन वीडियो चाहिए। फिर वो जो एक साइकिल बनी, एक ट्रस्ट बना, एंड दैट लेगेसी वी आई एम ट्राइंग कि वो ट्रस्ट किसी का नहीं खत्म हो। उस भीड़ में जब आपको ऑथेंटिसिटी ढूंढनी हो ना, तो आप आंख बंद कर करके ये विश्वास कर लें कि जो डीकेटी पे दिखाया जा रहा है ना, उसमें कोई कहीं से कुछ कट नहीं है, वो वही है जो स्टॉपर ने बोला है। इसलिए व्हेन आई कॉल समवन आई से कि सर प्लीज़ सारे रिसोर्सेज के नाम लीजिएगा, कोई यूट्यूब चैनल हो आप नाम लीजिएगा, मेंटर्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वही चीज़ आजकल कट जाती है। आपने वो मैसेज कन्वे किया जो आप देना चाहते हो, पर जो सच्चाई थी वो बदल जाती है। एक्चुअली यस। और छोटे शहर वालों को ना सच में बताने वाला कोई नहीं होता। ना कोचिंग होती है, माँ बाप घर जमीन बेच के बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद जब वो सिलेक्शन नहीं होता ना, मिस गाइडेंस हो जाती है ना, तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है दैट वाज द होल क्रक्स बिहाइंड डीकेटी, और उसके लिए हमने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी बियर किए, क्योंकि वो लाइन हम नहीं ब्लर करते। आप बहुत सारे होंगे जो कहेंगे टॉपर को पैसे दे के आप बुलवा सकते हैं, होता है, इंडस्ट्री वर्क्स में डिफरेंट काइंड ऑफ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे, बट वो हमने बहुत क्लियर रखा। तो मैम इतना वो हो गया है सिस्टम, उसमें हाउ आर यू मेंटेनिंग रेलेवेंस? मतलब आपके कोचिंग सेंटर्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो डीकेटी अपने आप को कैसे इस भीड़ में अपनी वो ऑथेंटिसिटी के साथ मेंटेन कैसे कर पा रहा है? मुझे लगता है रेपुटेशन मैटर्स से लॉट, और टॉपर्स भी बहुत सेंसिबल लोग हैं जी। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि आप ये सोचिए ना, आपने मॉक इंटरव्यू दिया था और कल को आपके बैनर लग गए फुल टाइम कोचिंग के, तो उस एक टॉपर के नाम पे कितने लोग बेवकूफ़ बन गए। तो आजकल बल्कि इस भीड़ में हमें ये फ़ायदा हुआ कि नाउ टॉपर्स कॉल अस कि वी वांटेड टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म टू टेल आवर जेन्युइन सोर्सेज। इनफैक्ट मैं बताऊँ, जब व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, तो कई टॉपर्स के अपने ऑप्शनल के वीडियोस देखते थे, और ट्रस्टवर्दी सोर्स था कि हाँ, यहाँ से हमें वो टॉपर 3-4 वीडियो देख लिए, अच्छा डीकेटी पे देख ली जाके, अब हमें पता चल गया कि हाँ, इसमें से कॉमन रिसोर्सेज निकाल के आप पढ़ लो। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट हैज बीन अर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 to 7 to 8 years। वो ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है। एंड आई स्टिल रिमेंबर शुभम कुमार सर जो रैंक 1 थे सीएससी के, बिहार से थे। तो शुभम सर ने कॉल किया, तो मैं तो एकदम शॉक्ड कि दुनिया रैंक 1 को फ़ोन करने के लिए ढूंढ रही होती, यहाँ रैंक 1 कॉल करा। एंड ही सेड वेरी फर्स्ट थिंग कि आई वांट टू गिव अ वीडियो विद अ कंडीशन कि जब मेरा वीडियो का इंट्रो होगा, मैं उसी समय कोचिंग का नाम लूँगा कि मैंने यहाँ से कोचिंग की है, इसके अलावा कहीं नहीं की है, क्योंकि पूरा राजेंद्र नगर नाम मेरे फोटोज लगा रहा है, और मैं किस किस को जाके बोलूँगा कि मैंने यहाँ से नहीं की है। डीकेटी का मैम एक ब्रांड, एक ऑथेंटिसिटी तो है। हाँ, डीकेटी का ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात थी। और आज भी जब मैं किसी टॉपर को कॉल करती हूँ तो मैं बहुत हिस्से कहती हूँ, आपको डीकेटी पता है क्या? तो जब वो कहते हैं कि मैम किसको नहीं पता है ना, दैट गिव मी इमेंस हैप्पीनेस। डीकेटी नाम रखने की कहानी कहाँ से? अब जब पहली बार किसी ने बताया कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक करके कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो नाम, ये डीकेटी नाम कहाँ से आया? नाम का बहुत सिंपल सिग्निफिकेंस है, दिल्ली नॉलेज ट्रैक।
नॉलेज हम सब आते हैं ना बड़े हाँ। शहर में, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो हमारा था कि हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से नॉलेज की ट्रैक आपके घर तक जाएगी। Okay. यू डोंट कम टू Okay. दिल्ली, वी ब्रिंग दिल्ली टू यू, We outsource the knowledge. वी आउटसोर्स द नॉलेज टू यू। तो दैट वाज दिल्ली नॉलेज ट्रैक, दिल्ली में है, हम सेंटर में है, यहाँ से नॉलेज आपके घरों तक जाएगी, तो आप प्लीज दिल्ली मत आइए, वी विल। तो दैट्स अवर दिल्ली नॉलेज ट्रैक। तो फिर वो छोटा होते होते डीकेटी हो गया। लोग अब शायद दिल्ली नॉलेज ट्रैक बहुत ही कम बोलते हैं, लोग डीकेटी ही बोलते हैं। और हाँ, डीकेटी के नाम से। हाँ, डीकेटी क्योंकि थोड़ा फुल लंबा, फॉर्म नहीं पता है लोगों को। हाँ फुल फॉर्म नहीं पता होगा, थोड़ा लंबा भी है। और बस एक चीज़ है, कोई भी इंसान अपना कोई वेंचर शुरू करे, वन थिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल इज द कंसिस्टेंसी। आपको मोटिवेट करने को भी नहीं आएगा। एक चीज तो मैम बड़ी जबरदस्त है, आपने बोला कि पिछले सालों से रोज एक वीडियो जाना, तो इसके पीछे दिस इज व्हाट अपीयर्स, बट जो पीछे काम होती है, जो पूरी टीम है आपकी, सो लॉट ऑफ क्रेडिट टू द टीम एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब शशांक है, प्रियंका है, काफ़ी और एडिटर्स भी हैं हमारी टीम में। तो मुझे लगता है कि अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम हो गई 2-3 जब से कोविड आया। तो मैं नहीं हूँ ऑफिस में, उसके बाद भी काम करके देना, मेरी किचकिच को भी सहना कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो वो चीज़ है। पर मुझे लगता है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा ना। और फिर दूसरी बात है, मेरी अकाउंटेबिलिटी भी तो है ना। आपको पता है रात के 8:30 बजे वीडियो आएगा, और कोई लोग टाइम फिक्स है, टाइम इज 8:30 इन द नाइट, ओके, 7:30 स्टेट पीसीएस या कोई और एग्जाम, और 8:30 द यूपीएससी। सो दिस इज अ गुड टाइम टू गेट गुड व्यूज, इज इट? ऐसा कुछ पता नहीं, मतलब एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? नहीं, वो तो खैर जब हमने स्टार्ट किया था उस समय दिखाया जाता था, अभी भी दिखाता है पीक टाइम से। पर वो हुआ कि जब 8:30 पे जाने लगा ना, फिर लगा कि अब टाइम चेंज करेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक प्राइम टाइम का टाइम 9 बजे बना हुआ है ना, तो ओके योर एक्सपीरियंस इन मीडिया काइंड ऑफ, आपके दिमाग में 9 बजे ही प्राइम टाइम है ना। तो हमने वो 8:30 बजे, जब आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया तो बनाया था, तो हमने अपना प्राइम टाइम 8:30 बना दिया। ओके। तो फिर हमने उस टाइम को चेंज नहीं किया, चाहे यूट्यूब की एनालिटिक्स ये कहती हो कि इस टाइम कम ज्यादा होती है, क्योंकि हमें लगता है जो ऑडियंस है उसके दिमाग में 8:30 होगा। तो एक वीडियो जो आज शाम को 8:30 बजे रिलीज होगी, उसका काम कितने दिन पहले शुरू हो जाता है? तुरंत भी हो जाता है। अभी जैसे आज दिल्ली जुडिशियल सर्विस का रैंक 1 का शूट आया है, कल रात आया है। आज सुबह मैं आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट कर रही हूँ, अभी वो एडिट हो चुका है। मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अब मैं आपकी पॉडकास्ट खत्म करके सबसे पहले उसको प्रीव्यू करूंगी, गलती तो नहीं है। तो और अगर आप यूपीएससी के केस में देखिए, अभी शूट होता है 1 घंटे में ऑन एयर कर देते हैं। तो स्पीड मैटर्स है। और यूपीएससी में तो स्पीड ही है। कितनी टीम है, कितने लोगों की टीम? वेरी लेस पीपल इन आवर टीम, वेरी डिसेंट्रलाइज काइंड ऑफ सिस्टम। देयर आर ओनली 4-5 ऑफ अस। मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन वर्क गोज टू मी। एक नेट जेआरएफ का या 2-3 और चीज़ों के टॉपर्स हैं जिससे मैं कोऑर्डिनेट नहीं करती, नहीं तो लाइनअप इज ऑन मी ओनली। आई ओनली कॉल यू each and every topper person. All over India, जो different shooting locations where you were freelanced outside. I just took freelance all those people. यहाँ से टीम चली जाती है, या I try to find someone over there. Okay. तो that is, but सारा लाइनअप की जिम्मेदारी मेरी है। लाइनअप से ज़्यादा सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि लाइनअप तो कर लिया, उसका ट्रैक रखना, आज शूट है, पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या होगा, कैमरा फ्रेम क्या होगा। यू आर नॉट एवरी देयर, यू आर नॉट प्रेजेंट। तो वो क्वालिटी कंट्रोल बिकम्स वेरी एसेंशियल। बिहार के किसी गांव में भी शूट चल रहा है ना, तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। तो वो सेट स्टैंडर्ड्स, वो चीजें करना। तो मेरा 90% ऑफ द होल डे यू आर ऑन ट्रैक विद दैट। आई एम ऑलवेज ऑन कॉल ऑन दैट पर्पस। मतलब मेरी बेटी शायद मुझसे बहुत इरिटेट हो जाती है इस टर्म में कि आपके हाथ से तो कभी फ़ोन ही नहीं हटता। पर मैं उसको मतलब यही कहना चाहूँगी कि मजबूरी भी तो है ना मेरी। मैं वर्क फ्रॉम होम हो गई कोविड की वजह से। अब मैं यहाँ से इतनी दूर ऑफिस जाऊंगी, ट्रैवलिंग टाइम खर्च होगा। आई हैव नेवर आउटसोर्स्ड हर अपब्रिंगिंग। मुझे 4 बजे घर होना ही होना है ना, वो आएगी घर, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई है नहीं उसके लिए। तो मैंने भी तो वो, अगर आज मैं ऑफिस चली जाऊँ, मेरा आधा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे हर चीज फोन पे नहीं करवानी। आई एम देयर ओनली। पहले एडिट होके आएगा, फिर गलती आएगी, फिर ठीक होगा, मैं सामने ही वहाँ चेक कर लेती हूँ, तो टाइम बच जाएगा। पर फिर उसको कौन देखेगा? हस्बैंड भी तो है, और मैं ना पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। ठीक है, थोड़ा कम प्राइस टू पे, आपको कहीं ना कहीं मैन्यूवर करना पड़ता है। हर चीज तो नहीं मिलती आपको। मैम अभी आप देखिए कि सोशल मीडिया के जमाने में रेलेवेंट रहने के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, अभी इंडियाज गॉट लेटेंट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, बियर बाइसेप्स दैट रणवीर अलाहाबादिया पर्सन, सो वो बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गए। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? कहीं ना कहीं वो लाइन ड्रॉ करना कितना जरूरी है? देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना मानना है ना कि
आपको बाद में अफसोस होना चाहिए कि आपने जो ऑन एयर किया वो किसी लायक नहीं था। एग्जैक्टली। ठीक है, और आज मैं वल्गर लैंग्वेज यूज़ करके, वल्गर कंटेंट यूज़ करके मैं व्यूज़ तो हासिल कर सकती हूँ, बट व्हाट मैसेज आई एम कन्वेइंग, मैं अगर आज वैसी लैंग्वेज यूज़ करूँगी या मैं वैसे शोज प्रोड्यूस करूँगी तो मेरे घर में भी तो वही डिस्कशन का पॉइंट होगा। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं है। आज डीकेटी की वजह से मेरी नॉलेज कितनी बढ़ गई, कितने एग्जाम्स की नॉलेज मुझे आ गई। कल को जब वो बड़ी होगी तो आई हैव सो मेनी पीपल टू कनेक्ट विद कि मैं उसके लिए गाइडेंस कर सकती हूँ। और फिर बच्चे को भी पता है ना कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, व्हाट इज द कोर ऑफ डिस्कशन, एग्जाम है, पढ़ाई है या कुछ अच्छी चीज है, तो पॉजिटिविटी इनब्रिक इन योर लाइफ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, लॉन्ग रन में यू विल रिमेन रेलेवेंट। बिकॉज ये फ्लैश इन द पैन लोग इजी फेम के लिए सेंसेशनलिज्म में जाते हैं, मीडिया में हो या सोशल मीडिया में हो, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो पाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉसिबल है। थंबनेल बना भी देंगे कि रातों रात पढ़ के बना IAS, तो क्या बन सकता है, क्या फायदा है उसका? क्या फायदा? बट रियलिटी नहीं है ना उसके पीछे। हाँ, बच्चा मिसगाइड हो जाएगा ना, बच्चा मिसगाइड हो जाएगा, क्योंकि रातों रात IAS बन ही नहीं सकता। व्यूज हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर, बट कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। इस मिलियन का कोई फायदा नहीं, रियलिटी नहीं है ना वो, रियलिटी नहीं है, जो हो नहीं सकता, जो प्रैक्टिकली नहीं। तो इसलिए डीकेटी के थंबनेल हो सकता है आपको व्यूज कम लगे, कुछ भी हो, पर वो वही है जो सच्चाई है। अगर उसमें नोट्स हैं तो नोट्स ही है, जो बोला है वो वही है। देयर इज नथिंग, मैंने उसको कुछ एक लाइन को भी इधर से उधर नहीं किया कि आपके व्यूज के लिए, आपको पसंद है आप देखिए, आपको नहीं पसंद है आप मत देखिए। करण थापर सर को कम लोग देखते होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करके, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू, आपको दुख भी होता है, आप वो हर इस चीज से कैसे, जब आप देखते हो कि किसी ने सब स्टैंडर्ड एक कंटेंट प्रोड्यूस किया है, ही इज गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज, और आप थोड़ा सा उस चीज में एक कभी ना कभी दिमाग में तो आता होगा। हाँ, तो एक ने किसी ने बोला था मुझे, किसी चैनल वाले ने, कि आपने भी उसका इंटरव्यू किया, आपके तो 10,000 है और देखिए उसका 1 लाख होने वाला है, तो मतलब आप उसको किस तरह से देखते हैं? तो मैंने कहा एक काम करिएगा, आप मेरा और उसका वीडियो को सेम टाइम प्ले करिएगा एंड देन यू टेल आप किसके वीडियो पे हुक रहे। मैंने कोई तमाशा नहीं दिखाया कि आई DSP का घर अंदर से ऐसा लगता है। DSP का क्या काम है, वो मेरे लिए ज्यादा घर दिखा के क्या करोगे? एक और चीज, अब मैम ये जो लाल बत्ती कल्चर को प्रमोट करना, अब 10,000 लोग UPSC का फॉर्म भरते हैं, उसमें तकरीबन 700 से 800 ही सिलेक्ट होते हैं, बाकी 9,90,000 समथिंग नहीं सिलेक्ट होते हैं। तो वो रियलिटी भी शो करना बहुत जरूरी है कि बच्चों को रियलिटी पता चले कि UPSC का सर्विस सिर्फ लाल बत्ती नहीं है, उसके पीछे की कहानी बहुत कुछ है, स्ट्रगल बहुत कुछ है, और सभी सिलेक्ट भी नहीं होते। तो सोच क्या आई है। और आप बात ये भी तो हम 6 अटेम्प्ट इसलिए भी तो दे देते हैं ना कि हमें ये सर्विस नहीं पसंद है, वो सर्विस भी नहीं पसंद है, और वो सर्विस का माइंडसेट तो आप ही ने बनाया ना अपने दिमाग में, पर आपको पता है। आई थिंक ये सोसाइटी भी एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट हो, नैरेटिव क्रिएट हो रहा था ना, तभी हमने ना DKT में सारी जितनी भी सर्विसेज है, ग्रुप ए सर्विसेज, सबकी पूरी सीरीज की, आपको पता तो हो ना, IDS चूज कर रहे हो, तो वो अच्छी लाइन थी, बस जस्ट आपको लगा कि नहीं वो नहीं होगा तो आपने फिर एक अटेम्प्ट दे दिया। तो ये अवेयरनेस लाना भी हमारी जिम्मेदारी है, राइट, क्योंकि वो बच्चा उस भंवर में तो फंसता ही जाएगा, निकालना भी तो आप ही को है ना, और वो तभी निकलेगा ना जब आप इन्फॉर्मेशन दे पाओगे, वो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक दैट सेंसिटिविटी शुड बी देयर, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर। और कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है तो अकेले वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसके पीछे टीम होती है, फैमिली सपोर्ट होती है। मेरे केस में हस्बैंड में बहुत सपोर्ट थी, बेटी ने बहुत सपोर्ट दी। अभी भी लास्ट ईयर जब UPSC का रिजल्ट आया, द टॉपर लिव जस्ट नियर बाय, ओके, जस्ट 5 मिनट की दूरी पे, तो शी जस्ट वो आई थी स्कूल से, और मैंने बोला इशिता किशोर तो बेटा एकदम पास में रहती है। हाँ, इशिता तो बोली मम्मा मेरी तो बस अभी वहीं से आई है, तो बोली मम्मा क्या करना चाहती हूँ? मैंने कहा मैं शूट पे जाना चाहती हूँ, बट तुम अभी आई हो। तो उसने कहा जाओ, आप जाओ मम्मा शूट पर, आप टीम को बुलाओ, आप जाओ, आई विल हैंडल इट ऑन माई ओन, और मैं पास में ही तो हूँ, मेरे पास फोन है। और मैंने आई जस्ट कॉल्ड माई हस्बैंड, आई सेड कि बेटी घर पर है, शी विल मैनेज, आई एम लीविंग फॉर द शूट। इन्होंने मुझे एक बार बस कहा कि कैसे करेगी, मैंने कहा कर लेगी, बड़ी हो गई है, फोन है उसके पास, एंड आई लेफ्ट, आई केम आफ्टर 3 आवर्स। तो उस दिन उसने वो समझा ना कि वो रैंक 1 है, मम्मा जाएगी तो शायद अच्छा शूट हो जाएगा, उसका भी कंप्रोमाइज है उसमें। तो आज अगर मेरा मैं कुछ भी अचीव करूँगी ना, तो शायद मैंने उसका टाइम लिया होगा, उसका पर्सनल प्रेफरेंसेस को स्टेक पर। मैंने कोई ऑफ नहीं लेती, सैटरडे नहीं लेती, संडे नहीं लेती, क्योंकि टॉपर का तो ऑफ नहीं होता ना। आज जो भी घर बैठे कॉल आ गया, रिजल्ट आ गया, तो आप क्या करेंगे? ये तो नहीं कह सकते ना संडे है। सो मैम, आपकी ये जो DKT की जर्नी रही है, इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी कुछ लर्निंग्स भी हुई होंगी इस जर्नी में।
एंड दोज बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू कम इनटू दिस फील्ड, आपकी क्या सुझाव रहेंगे, क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा लेसन जो मैं उनको देना चाहूँगी ना, रिटन कम्युनिकेशन। Written communication? इन द सेंस कि आप जो भी बात करें ना, उसको वर्बल ना रखो। आप बात उसको रिटन किसके साथ? किस सेंस में, जैसे सपोज आपने फॉर एग्जांपल कोई कमिटमेंट किया Okay. कि मैं और आप ये करेंगे, ठीक है, आपको तो लगता है वो आपका friend मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट कर लें आप। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ओके ओके। क्योंकि लोग कब बातों से पीछे हट जाए ना, कोई नहीं जानता। और right, जब आप right. बहुत नए होते हैं ना, तो आपको तो लगता है अरे इसको लिखने की क्या जरूरत थोड़ा है, दिल से चलते हैं आप आप। दिल से चलते हैं, Right. और वो समय आपको धोखा कोई भी दे सकता है। राइट राइट। तो बी कॉशियस। Okay. सेकेंडली, प्लीज फ्रेंड्स और फैमिली को बिजनेस से दूर रखिएगा। ओके। दैट्स माई एडवाइस। रीजन आई टेल यू, मैंने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को जॉब में रख लिया suppose। आपने रखा? हाँ, वी स्टार्टेड की Okay. बहुत फैमिली, वी स्टार्टेड विद ऑल दोज थिंग्स। होता क्या है कि वो काम अच्छा भी नहीं कर रहा होगा ना, तो आप लिहाज में नहीं कह पाते, आप बोल भी नहीं पाओगे, आप बोल भी नहीं पाते हो, क्योंकि आप बोलोगे तो आप एक रिश्ते से बंधे और हो, रिश्ता भी खराब होगा और फिर। वो रिश्ता भी खराब होगा। हम्म, तो बिगेस्ट लेसन आई लर्न इन प्रोफेशनलिज्म कि हायर अ प्रोफेशनल टीम। आपको महंगी मिल जाएगी, आपको एक ही इंसान मिलेगा, पर एटलीस्ट आपके ऊपर वो बोझ नहीं होगा कि वो नहीं भी परफॉर्म कर रहा है तब भी आप कुछ कह नहीं पा रहे राइट हो, राइट। और वो भी आपसे कुछ खुश नहीं है, और वो भी आपसे ये कह नहीं पा रहा है। एब्सोल्युटली। तो इस चीज से दूर रहिएगा। फैमिली सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू माई मामा जी, प्रमोद मामा जी। ही वॉज दैट वन पर्सन, जब हमने डेडिकेटेड स्टार्ट किया, मामा जी को कॉल किया कि मामा जी हम ये करना चाहते हैं, और डायरेक्टर भी बनाना होता है आपको कंपनी में, देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंसेस इन्वॉल्वड व्हेन यू मेक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैन यू हेल्प अस इन दिस थिंग, कैन यू जॉइन आवर वेंचर? मामा जी डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन कि क्या करना है, क्या करना है। उन्होंने कहा जो तुम कहोगे करो, बस कहाँ साइन कराना, कहाँ साइन करना है बताओ। तो वो ट्रस्ट अगर आपकी जिंदगी में किसी एक इंसान को, we need a few people like them, like बरगद का जो पेड़ बन के आपकी जिंदगी में खड़े। You need few people like मामा जी, जिसने हमसे कभी ये नहीं पूछा कि क्या करोगे, कैसे करोगे। उन्होंने कहा तुम लोग करोगे तो अच्छा ही करोगे। तो फाइंड दोज फ्यू पीपल इन योर लाइफ, उनका फीडबैक आपको मैटर करेगा। दुनिया आपको 1000 फीडबैक देगी, पर आपको ये देखना है कि किसके फीडबैक पर आप पर असर पड़ना चाहिए। राइट। तो आप किसी गलत से भी एडवाइस मत लीजिए। होता क्या, हम नए होते हैं, हम आपसे पूछेंगे 100 के ओपिनियन आप सुनने लगते हो, पर उसमें 100 अलग अलग राहों के पीछे भी तो किसी दिल और दिमाग में बहुत और चीज़ें होती हैं, वो नहीं समझते। तो जस्ट फाइंड दस 4 और 5 पीपल जिसको आप रात के 2 बजे कॉल करके भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो ना, तो आप मांग सकते हो। कितने फाइनेंसेस की इनिशियली जरूरत होगी किसी को अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है इस तरह? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के पीछे सेट ऑफ रूल्स हैं। इनिशियल कैपिटल आई थिंक 2 लाख होती है। ओके। तो इस तरह के कुछ इनिशियल कैपिटल होंगे, कुछ सेट ऑफ डायरेक्टर्स 2 होंगे, कंप्लाइंसेस कुछ होंगे, तो वो सारी चीजें तो सीए करेगा। पर पॉइंट है, आपको तब आइडिया भी तो नहीं होता है ना कैसे करना है, कैसे करना है। तो वही मुझे आपसे कहना है कि अगर कोई शुरू करना चाहता है ना, तो पहले एक सीए से मिल लीजिए। सीए से मिलना जरूरी है, क्योंकि आप कंपनी फॉर्म करेंगे ना, आपको ये डिसाइड करना है कि आप पार्टनरशिप करोगे, प्राइवेट लिमिटेड करोगे, एनजीओ करोगे। एवरीथिंग हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स। राइट राइट। तो पहले आप ये सॉर्ट आउट कर लो। लोग कहते हैं कि एनजीओ बना लीजिए, पर एनजीओ बनाने के लिए आपको 7 लोगों की जरूरत है जो अलग अलग होने चाहिए, कोई रिलेशन में नहीं हो सकते। राइट राइट। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि आप करना क्या चाहते हो। करना चाहते हो ये फैसला कर लिया, तो कंपनी कौन सी बनाना चाहते हो, पार्टनरशिप के अलग चैलेंजेस है, प्राइवेट लिमिटेड के अलग चैलेंजेस है। फाइंड दैट 4 और 5 सेट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स जो आपको जेन्युइन फीडबैक दें कि आप जो काम शुरू, आपको वैलिडेशन भी तो चाहिए ना। अगर वो ही नहीं देखेंगे कि आप सही तरीके डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी लगी और रिसोर्सेज भी लगे, तो वो वैलिडेशन होना। और आपको मोटिवेशन भी चाहिए। शुरू में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, रिजल्ट दिखने में थोड़ा वक्त लगता है। मोटिवेशन तो मुझे लगता है दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। सच में नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। आप एक दिन दे दूंगी मैं आपको कि तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, अगले दिन तो आके फिर से नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स को तो सेल्फ मोटिवेट, मुझे तो कौन आके कहेगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मुझे कौन आके कहेगा ना तुम वीडियो डालो, कौन कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। मैं नहीं डालूं आज 10 दिन नहीं, nobody is going to ask, Nobody but it's just that the viewership will go down। अच्छा, व्यूअरशिप गिरती है कभी आपने? हाँ, एनालिटिक्स में कभी आएगा कि 10 ने भी अनसब्सक्राइब कर दिया, कभी ने 1000 ने कर लिया, वो हर दिन चेंज होगी। हर दिन मेरी आंख खुलती, मैं सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो देखती हूँ। मैं 1.6 मिलियन पे तो बहुत नहीं, मतलब आपको दुख भी लगता है ना कि रात को आपने इतना अच्छा वीडियो डाला था, इतना अच्छा कंटेंट है, इस पे तो किसी ने देखा ही नहीं, शायद धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट क्या है डीकेटी का? कहाँ लेके जाना चाहते हो आप इसको? अभी तो मैं आपको सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं
मतलब शायद हर किसी के दिल में बस एक नाम है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन सोचो ना और आपको मन में ये ख्याल है कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, तो मुझे लगता है बस उसके मन में एक नाम आ जाए कि लेट्स सर्च टिकट। दैट्स योर गोल। दैट्स माय गोल। मैं सिर्फ उतना कॉन्फिडेंस चाहती हूँ। तो उसके लिए आप क्या कुछ इनोवेशन लाना चाह रहे हो अगले आने वाले टाइम में? अब आप देखिए ना कि पहले अब जैसे बात है कि आपको अपना कोर भी समझना पड़ेगा। जो चीज आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप देती है आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो क्या दे रही है आपको? यूपीएससी इज द हाईएस्ट सेगमेंट। यूपीएससी देन सेकंड इज स्टेट पीसीएस, देन कम जेईई, देन कम नीट। ओके, टॉप एग्जाम ऑफ द कंट्री। ठीक। पर अभी जैसे मैंने परसों वीडियो डाला सीआईएसएफ की ट्रेनिंग का, थोड़ा अनकन्वेंशनल वीडियो था। इट परफॉर्म वेरी वेल। आई वाज वेरी हैप्पी कि पर टॉपर को कन्विंस करना, फोर्सेस वाले वीडियो करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो मेरा बस वही है कि आपके दिल में कोई ख्याल आए ना किसी एग्जाम को लेकर, तो अब तो ये भी होता है कि लोग मेल कर देते हैं कि प्लीज़ हमें ये वाले एग्जाम की गाइडेंस चाहिए, कैन यू ब्रिंग सम टॉपर्स। तो मेरे ऊपर वो मॉरल प्रेशर बहुत होता है कि आई रिप्लाई टू दैट मेल कि अलाउ मी सम टाइम। मैं फिर आपसे हो सकता है पूछूं कि आप जानते हैं क्या आप जानते हैं, क्योंकि कनेक्ट कहाँ से लाऊंगी। तो वो चीज़ मेरा एक एम है। थर्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं ये लेसन कहूँगी कि मोटिवेट करने आपको कोई नहीं आएगा, कोई आपसे कहने नहीं आएगा। दैट डिसिप्लिन यू हैव टू मेंटेन। फैमिली लाइफ सफ़र होगी, पर्सनल लाइफ भी सफ़र होती है। आपका वीडियो जाना है नो मैटर व्हाट, तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बच्चों को भी कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। माँ वर्किंग है अगर तो क्या ये नए ज़माने का एक रूल ही है कि हमें डिजिटल मीडिया से या मीडिया से, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना ही किसी तरह से पड़ेगा? अब वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट से हटके ये भी एक अच्छा एक वायबल करियर ऑप्शन बन सकता है? बन सकता है, पर वही वाली बात है, हर दिन ट्रेंड बदल रहा है। आपको रेलिवेंट रहना पड़ेगा। आपको रेलिवेंट रहना पड़ेगा। अब जैसे मुझे लगता है कि मैं क्यों आगे ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं बीच बीच में बिटवीन शॉट्स नहीं डालती, या जो चीज़ें यूथ को थोड़ी थोड़ी पसंद होती ना, फोटो डालूँ वीडियो डालूँ, मैं नहीं डालती। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, आई हैव अ ग्रोन अप डॉटर। मेरी एनर्जी आधी तो उस वीडियो में जा रही है, ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। अब मैं अपना पर्सनल लाइफ को भी अगर सोशल मीडिया पे डालूंगी तो वो भी तो इम्पैक्ट होगी ना, क्योंकि उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। तो और फिर मैं उसको कैसे रोकूंगी कि मैं इतनी एक्टिव हो जाऊंगी, तो मैं उसको भी तो नहीं कह सकती ना। तो मुझे कहीं जगह तो अपने आप एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि नहीं तुम अभी सोशल मीडिया की एज नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे क्लास में सबका सोशल मीडिया अकाउंट है, पर तुम्हारा नहीं होगा। दैट लाइफ अवेट्स कैन अवेट। तो यहाँ पर ना वो लाइन मेरे लिए बन जाती है, वो लाइन मैंने बना रखी है। ना ही मैं कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स डालूंगी, बहुत रेयरली, एनिवर्सरी है या कुछ है, वो भी लोग कहते हैं कभी तो डाल दिया करो। आई कीप इट वेरी वेल गार्डेड। बेटी को आई कीप इट वेरी गार्डेड। जब आएगा अपना टाइम तो आ जाएगा, कर लेंगे। तो मैम, बिफोर वी कंक्लूड, what is the contribution of your daughter? I mean, how she supports you and how you support her in this venture? Because she told me to ask this question to you, so मुझे लगता है वो इंतजार कर रही होगी कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि दैट्स अ डील बिटवीन अस कि मैं उसकी तारीफ करूंगी। तो whenever she gets an award, she has promised me कि in that so it's a bargain. It's a bargain, yes, we have made. Otherwise उसने कहा मैं सारा क्रेडिट पापा को दे दूंगी। तो ताकि भविष्य में कभी ऐसी बात हो जाए कि शो दिस पॉडकास्ट की that I acknowledge you. But jokes apart, मनस्वी ने सच में बहुत सपोर्ट किया। आज भी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को अगर कह सकती हूँ ना कि बेटा मैं कॉल पर हूँ तब तक वीडियो जाना है, प्लीज़ चीज़ें चेक कर लो, ग्रामर चेक कर लो, चीज़ें थी ये, तो आई कैन जस्ट ट्रस्ट हर। एंड डिज़ाइनिंग उसकी बहुत अच्छी है, और मेरे अंदर वो खूबियाँ नहीं है जो मनस्वी के अंदर है। मतलब हम तो बहुत कॉन्ट्रास्ट नेचर्स के हैं। उसका डिसिप्लिन और सिंसियरिटी और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। मेरे अंदर कंसंट्रेशन बहुत, मैं बहुत चंचल स्वभाव वाली हूँ। मनस्वी ने अगर ठान लिया है तो वो करके रहेगी टाइप वाली चीज़ें। तो मनस्वी आई थिंक, और मनस्वी मुझे हर दिन डांटती है कि आपको मैं कितना इस बात के लिए डांट चुकी हूँ, आप सुधरना ही नहीं चाहती हो, आप अपना फ़ोन टाइम नहीं कम करना चाहती हो। तो फिर मैं उसको वो वाला डायलॉग बोल देती हूँ, आई नीड माई मी टाइम। क्योंकि होता है क्या ना, पूरे दिन के बाद आप दिन भर तो घर का ऑफिस का काम करते हो ना, मुझे लगता है रात को तुम अब सो जाओ, मुझे आधा एक घंटा वो देखने दो जो मैं खुद some relaxation before father comes या हस्बैंड आ जाएंगे। Same thing, my mother would keep sending me reels and एक रील नहीं भेजेंगी, वो 10-15 रील्स भेजेंगे और वे फोन करेंगे कि देखिए देखनी भी जरूरी है उसके बाद। So that's the kind of relaxation. कि हाँ वो थोड़ा मुझे भी अपना वक्त चाहिए होता है। तो हमारे बीच की ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि मी टाइम वर्सेस डॉटर टाइम। उसे लगता है मैं उसे टाइम नहीं देती हूँ, पर फिर मैं मनसी को यही कहती हूँ कि मनसी मैं 24/7 तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। आज तुम्हारा एग्जाम है,
मैं चाहे तुम्हारे स्कूल आने से पहले काम करूँ, चाहे सोने के बाद काम करूँ, पर तुम्हारे एग्जाम को मैं इफेक्ट नहीं होने दूंगी। पापा को लीव मिले ना मिले, नौकरी वालों को नहीं पता होता, बट योर मदर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है मैं उस जिम्मेदारी से तो नहीं वो कर रही हूँ। तो मुझे लगता है हर बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि माँ हर चीज़ तो नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं तो वो उस माँ की भी माँ सब कुछ कर सकती है। कर सकती है, करती भी है। बच्चों के लिए तो माँ सब कुछ कर सकती है, बट माँ भी की एक और लिमिटेशन, एक लिमिटेशन। और थोड़ी खुशी अपने लिए भी वो डिजर्व करती है एट द एंड ऑफ द डे। Actually, a few psychologists I have been listening to, they recommend that you cannot pour from an empty cup. आपको अपना cup, if you keep it filled, then only you can take care of your children and otherwise. So mothers mental health और वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है. So that is also. तो मुझे लगता है at the end of the day this is the lesson. Keep yourself motivated, be happy. कभी ups आएंगे, कभी downs आएंगे, बट चलते आपको तब भी जाना है, बस रुकना नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे प्रिया जिंदल मैम, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डीकेटी, दिल्ली नॉलेज ट्रैक। जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं या वेरियस एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो यकीनन वो वीडियोस देखते होंगे, टॉपर्स को देखते होंगे अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हुए, बट उन स्ट्रैटेजीज के पीछे द ब्रेन चाइल्ड वी ब्रॉट यू today, that brainchild behind that platform and the kind of service that is they are providing you, I am sure कि इनकी जर्नी से वो budding entrepreneurs as well as all of you would get to learn a lot of things कि how to not give up in life, how to keep striving forward and keep chasing your dreams, because कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So it's signing off, Navjot Singh, in this episode of the Navjot Singh Show. I will meet you with another great champion and bring another wonderful story. Until then, it's a goodbye from me. Thank you so much. Jai Hind.